अंदर वह मनमोहक दृश्य था जब वह खिड़की के पास बैठी बेसुध सी बाहर देख रही थी। उसकी खूबसूरती सचमुच इस दुनिया से बाहर की थी। अकादमी में जाने के बाद भी उसे उसके जैसी खूबसूरत एक भी लड़की नहीं मिली थी। वह अंदर आया और धीरे से पूछा, अरे, दिन में कैसा रहा? उसने न तो कोई जवाब दिया, न ही कोई प्रतिक्रिया, जिससे वह सिर हिलाने लगा। वह एक कदम और आगे बढ़ा और एक कुर्सी खींचकर मेज के दूसरी तरफ उसके ठीक सामने बैठ गया। आप जानते हैं, मैं आज अकादमी गया था और मुझे अपनी क्षमता देखने के लिए यह परीक्षा देनी थी। उसने उससे बातें करना शुरू कर दिया तथा दिन भर में घटित कुछ रोचक बातें बताईं। वे दोनों कमरे में बैठे थे, एक बात कर रहा था, दूसरा चुपचाप सुन रहा था। बाहर से डूबते सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं और पूरे कमरे को गर्म रोशनी से ढक रही थीं। शांतिपूर्ण माहौल कुछ देर और कायम रहा क्योंकि ओरायन बस बोलता रहा। उन्होंने उसे ओर्ब टेस्ट के बारे में, आर्या के जागरण के बारे में बताया और यहां तक कि छात्रों द्वारा एलिमेंटल फ्रीक कहे जाने पर खुद का मजाक भी उड़ाया। सेराफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह भी पीछे नहीं मुड़ी। इतना काफी था। और फिर उस गोले ने लगभग 9वें वलय को रोशन कर दिया। मुझे नहीं पता कि अगर 9वां वलय रोशन हो जाता तो क्या होता। शायद डीन खुद मुझसे मिलने आती। उसने अपना गाल खुजलाते हुए हंसते हुए अपनी बात पूरी की। फिर भी मौन। लेकिन उसके कान फड़कने लगे। उसने उसे पकड़ लिया। ओरियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और एक पल के लिए चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी मुद्रा हमेशा की तरह शालीन थी, उसके लंबे हरे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसमें एक खास तरह की शालीनता थी, अब भी, जब वह बस आसमान को निहार रही थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी और कुछ सोचते हुए अपना सामान खोला। लेकिन उसने अपने हाथ से ऐसा इशारा किया मानो वह अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकाल रहा हो। अंदर से वह एक छोटी लकड़ी की ट्रे लेकर आया जिसमें 10 हल्के नीले रंग के चमकते फल थे। मूनबेरीज। वे हल्के से झिलमिला रहे थे, मानो तारों की रोशनी से सराबोर हों, उनकी मीठी सुगंध हवा में घुल मिल रही थी। आज सुबह बाहर जाने के बाद मैंने चारों ओर पूछताछ की, ओरियन ने पहले से अधिक नरम स्वर में कहा, यह देखने के लिए कि कल्पित बौने आमतौर पर क्या खाना पसंद करते हैं। उसने धीरे से ट्रे उसकी ओर बढ़ा दी। उन्होंने मुझे बताया कि मूनबेरी आपकी पसंदीदा चीजों में से एक है। इसलिए मैंने बाजार में उन्हें ढूंढा। आसान तो नहीं था, लेकिन मैं कुछ ढूंढने में कामयाब रही। इस पर वह हिली, बहुत हल्का सा। उसकी नज़र कुछ पल के लिए ट्रे की ओर घूमी, फिर खिड़की पर लौट आई। लगभग अगोचर गति। लेकिन ओरियन के लिए यह एक पूरे वाक्य के समान था। एक छोटी सी स्वीकृति। वह बिना जोर दिए हल्के से मुस्कुराया। अगर तुम नहीं खाना चाहती, तो खाने की जरूरत नहीं है। बस सोचा कि शायद तुम इन्हें पास में ही रखना पसंद करो, उसने लापरवाही से कहा और फिर से पीछे झुक गया। कुछ मिनट तक वह बोलता रहा। इस बार अकादमी के बारे में नहीं, बल्कि बेतरतीब चीजों के बारे में। लूकन के चेहरे का भाव जब उसने अपनी तारीफों को बढ़ा चढ़ाकर बताया। जिस तरह से सेलीन आज उसे देखकर मुस्कुरा रही थी मानो कुछ प्लान कर रही हो। उसने कुछ कहानियां भी गढ़ी, जैसे कि बाजार में एक अजीब बूढ़ी औरत ने मछली की हड्डियों से उसका भाग्य जानने की कोशिश की थी। यह शांतिपूर्ण था। आखिरकार सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया। वह धीरे से अपनी सीट से उठा और बिना कोई आवाज किए कुर्सी को पीछे धकेल दिया। मैं तुम्हें आराम करने दूंगा, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तो तुम मांग सकती हो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस मेरे दरवाजे पर दस्तक दो। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे पर रुक गया। उसका हाथ एक पल के लिए चौखट पर टिका रहा। ओह, और सेराफ, उसने बिना मुड़े कहा, कोई बात नहीं। और ऐसा कहकर वह बाहर निकल गया और अपने पीछे एक हल्की सी क्लिक के साथ दरवाजा बंद कर लिया। अंदर कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सेराफ की नजरें बाहरी दुनिया पर टिकी रहीं, लेकिन उसकी नजरें अब धीरे धीरे उस मूनबेरी की ट्रे की ओर मुड़ गईं जो अब ढलती रोशनी में धीरे से झिलमिला रही थी। लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर वापस बाहर की ओर मोड़ लिया। मास्टर,
क्या यही वजह थी कि आपने उसे सुबह मूनबेरी नहीं दी, ताकि आप कोई बकवास वजह बना सकें? फिर लूमी ने चौंकते हुए पूछा। वह मन ही मन हंसा। अगर मैं उसे घर लाने के अगले दिन सुबह ही मूनबेरी दे देता तो अजीब होता। यह एक नाजुक प्रक्रिया है, मुझे इसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। उमू, लेकिन आपको उसके लिए इतनी योजना बनाने की जरूरत नहीं है ना? देखो, उसे पहले से ही भरोसे की कमी है। मैं गलती से भी उसकी गलत नस पर पैर नहीं रखना चाहता। इसलिए मुझे जो भी करना है उसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम उसके साथ बहुत देर तक बातें करते नहीं रहे? उसे शक तो नहीं हो जाएगा या कुछ और? वह मुस्कुराया। यही तो तुम गलत हो। मैंने अपने उद्देश्य और सपने के बारे में उसके और उन दोनों के सामने पहले ही बात कर दी है। इसलिए वह पहले से ही जानती है कि मैं उसके करीब क्यों आना चाहता हूं। अगर मैं और कोशिश करूंगा तो इसका सकारात्मक असर जरूर होगा। वह मानवीय भावनाएं कितनी जटिल हैं। उसके होंठ फड़कने लगे। मैं स्वयं एक ड्रैगन हूं, मुझसे पूछो कि हर समय अपने सहज स्वभाव को दबाना कितना कठिन है। इसीलिए तो तुम मेरे मालिक हो, बाकी किसानों से कहीं आगे। आम लोग क्या तुलना कर सकते हैं? वह अवाक होकर सिस्टम स्क्रीन को देखता रहा। हाँ, अब मुझे दादाजी और दादी से बात करनी चाहिए, उसने कहा और डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़ा। है, उन दोनों को बहुत जलन होगी जब उन्हें पता चलेगा कि आपने पूरी शाम सिराफ के साथ बिताई और उनसे पूछा तक नहीं। उसका शरीर वहीं रुक गया, होंठ हल्के से फड़क रहे थे। अरे, मैं टेस्ट और सिराफ के चक्कर में उनके बारे में भूल गया था। पकाया गया डॉट। उसका मन सचमुच उसे कोसने का कर रहा था। तुम ये शब्द कहाँ से सीख रही हो? है, अनुमान लगाओ। बेशक, मेरी यादों से, उसने अंदर ही अंदर झुंझलाहट में सिर हिलाया। खैर, मैं बाद में उन दोनों को मना लूंगा। वैसे, जब आपने अंत में कहा, कोई बात नहीं, तो आप उससे क्या कहना चाहते थे? उसने असमंजस में पूछा। ओह, वह मन ही मन मुस्कुराया। कुछ खास नहीं, बस उसके लिए कुछ शब्द छोड़ दिए ताकि वह सोचती रहे कि मैं क्या कहने वाला था। तो ये सिर्फ खोखले शब्द थे? आपका उनसे कोई मतलब नहीं था? तुम अभी भी मानव हृदय को समझने के लिए बहुत छोटे हो। वह मुस्कुराया और बातचीत समाप्त कर दी। ऐसा कहकर वह मंद रोशनी वाले गलियारे से होते हुए भोजन कक्ष की ओर चला गया, जहां नौकरानियां मेज सजा रही थीं। उस बदमाश ने सचमुच पूरी शाम सेराफ से बात की, है ना? एल्ड्रिक ने थोड़ी प्रसन्नता भरी आवाज में कहा। सेलेन उसकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे जो करना है करने दो। हमने पहले ही लड़की की पृष्ठभूमि जांच ली है और ऐसा नहीं लगता कि उसे हमारे किसी दुश्मन ने भेजा है। एल्ड्रिक ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। अगर ऐसा है तो मजा आएगा। इस बदमाश को उससे एक कठोर वास्तविक जीवन का सबक मिल सकता है। सेलेन के होंठ फड़कने लगे। चुप हो जा, कमीनी। तू चाहती है कि वह इतनी कम उम्र में धोखा खाए? तेरी माँ को तुझे धोखा देकर किसी गली में फेंक देना चाहिए था। एल्ड्रिक ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। हमने पहले ही उस योगिनी की किसी भी अजीब जादू के लिए पूरी तरह से जांच कर ली है। मुझे नहीं लगता कि उसके जासूस होने या कुछ और होने की कोई संभावना है। यह बेहतर है। सेलेन ने अपना सिर हिलाया। तभी गेट खुला और ओरियन चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान लिए अंदर आया। दादाजी, दादी जी, शुभ संध्या। एल्ड्रिक और सेलेन ने अपना सिर ओरायन की ओर घुमाया। आखिरकार हमारे लिए समय मिला, एल्ड्रिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। दूसरी ओर, सेलेन ने धीरे से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, आओ और यहां बैठो, प्यारे। खाना ठंडा होने वाला है। ओरियन मुस्कुराई और प्लेट से भुने हुए मांस का एक टुकड़ा उठाकर बैठ गई। हाँ, दिन भर के लंबे समय के बाद घर के बने खाने से बढ़कर कुछ नहीं होता। सेलेन ने धीरे से हंसते हुए कहा, जरूर। अब जब तुम अकादमी जाने लगी हो, तो तुम्हें अच्छे खाने की जरूरत है। तुम्हें पूरी ऊर्जा की जरूरत होगी। बिल्कुल, और इतना स्वादिष्ट खाना कौन मना करेगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे, क्या तुम अकादमी की परीक्षा के बारे में जानना चाहते हो?
एल्ड्रिक ने भौहें चढ़ाई। कैसा रहा? तुमने तो वो जगह जलाई नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ओरियन ने हंसते हुए जवाब दिया, फिर थोड़ा पीछे झुककर उस दिन का जिक्र करने लगा। तो तुम्हें पता है कि वे उस ओर्ब से आत्मीयता और मन चैनल मापते हैं, है ना? अपने कर्व्स को खूबसूरती से दिखाएं, कुछ जरूरी आउटफिट्स खरीदे। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन दोनों ने सिर हिलाया। इसलिए मैंने अपनी 4 रुचियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। रुको, एल्ड्रिक ने उसे बीच में ही रोक दिया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुमने 4 समानताएं क्यों दिखाईं? क्या हम 2 पर सहमत नहीं हुए थे? सेलिन ने भी चिंतित होकर उसकी ओर देखा। ओरियन ने हंसते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में उस पर आऊंगा। तो मैं कहा था? हाँ, 4 समानताएं। तो जब मैंने उन्हें अपनी समानताएं दिखाईं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आधे से ज्यादा छात्रों ने मुझे ऐसे देखा होगा जैसे मैं कोई राक्षस हूं। जबकि शिक्षक अपना दिमाग खो रहे थे। एल्ड्रिक और सेलेन ने बाद में उससे कारण पूछने का निर्णय लिया और ध्यानपूर्वक सुना। अरे नहीं, जाहिर है वे अपना दिमाग खो देंगे। एल्ड्रिक के होंठ फड़क उठे। इस देश के इतिहास में कोई भी 4 तत्वों को जगह नहीं पाया है। सेलेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, आपने उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य दिया। हाहा, मुझे यकीन है कि डीन भी काफी हैरान हुए होंगे। हालांकि एल्ड्रिक किसी और बात पर हंसा। उसने कंधे उचका दिए। उन्होंने मुझे भी एक उपाधि दी। एलिमेंटल फ्रीक, बेशक कोई आधिकारिक उपाधि नहीं। बस छात्रों की गपशप जो मैंने घूमते हुए सुनी थी। एल्ड्रिक जोर से हंसा, यह तो किताबों में दर्ज होने लायक है। सेलिन ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसने लगी। लेकिन ओरियन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, तुम दोनों मुझे पहले से बता सकते थे कि आर्या वहां होगी। एल्ड्रिक मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। और सरप्राइज खराब कर दूं? नहीं। जब तुम किसी अनजान व्यक्ति के सामने होते हो तो तुम्हारे हाव भाव ज्यादा मजेदार होते हैं। सेलिन ने चाय की चुस्की लेते हुए सिर हिलाया। हमें लगा कि यह एक अच्छा मौका होगा, बिना किसी तैयारी के तुम दोनों को फिर से मिलने का मौका। सच्ची प्रतिक्रियाएं मायने रखती हैं, खासकर तुम्हारी उम्र में। उसने आंखें घुमाईं, छी। रॉयल्स और उनके आश्चर्य। तुम तो बात करने वाले हो, एल्ड्रिक ने नाक भौं सिकोड़ी। क्या तुम बिना किसी को बताए एक अधमरी एल्फ को घर नहीं लाए? ठीक है, ओरियन ने चावल से अपना मुंह भरते हुए बुदबुदाया। अब बेटा, मुझे बताओ कि तुमने उन्हें अपनी 4 पसंदीदा चीजें दिखाने का फैसला क्यों किया? एल्ड्रिक ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया और गंभीरता से पूछा। अरे हाँ, दादाजी। आपने कहा था कि डुअल एफिनिटी जीनियस दुर्लभ हैं। लेकिन मुझे तो वे हर जगह मिल गए। जैसे, अगर आप बेतरतीब ढंग से एक मैना क्रिस्टल फेंक दें, तो उसके डुअल एफिनिटी अवेयरनर पर गिरने की अच्छी संभावना होगी। एल्ड्रिक ने भौहें चढ़ाई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हो, दोस्त? भले ही यह राज्य की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी है, लेकिन डुअल एफिनिटी के उपयोगकर्ता कोई मजाक नहीं है। इतने सारे कैसे हो सकते हैं? उसने अपने हाथ फैलाए। ठीक है, आप अंकल एडगर से पूछ सकते हैं। एल्ड्रिक और सेलेन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। एल्ड्रिक की आवाज गंभीर हो गई, क्या स्वर्ण युग फिर से आ रहा है? ओरियन ने भौहें उठाईं, स्वर्ण युग? फिर से? क्या मतलब है दादाजी? यह बुरा है। यह बुरा है। अभी क्यों? अभी ही क्यों? वह ऐसे बुदबुदाया जैसे उसने ओरायन की बातें सुनी ही न हों। स्मिथ की 14 वर्षीय बेटी हुबहू अपनी मां की प्रतिरूप है। बस इस बुरे लड़के को अपनी त्वचा पर लगाएं और देखें कि यह सूजन को कैसे कम करता है। क्या? ये जीवन पर फिल्म बनी थी, उसे कोरोना ने छीन लिया। सेलिन ने गहरी सांस ली और ओरियन की ओर मुड़ी। प्रिय, मैं जो कहने जा रही हूं उसे स्पष्ट रूप से सुनो। यह तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्वर्ण युग, या जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, प्रतिभाओं का युग, एक खूनी दौर है जो हर 1000 या लाखों वर्षों में एक बार आता है। हम नहीं जानते कि इसकी शुरुआत कैसे होती है या यह कितने समय तक चलेगा, लेकिन इस दौरान हर जगह प्रतिभाएं होंगी और दुनिया समृद्ध होगी। ओरियन ने अपना सिर झुकाया।
तो क्या यह अच्छी खबर नहीं है? दादाजी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं? उसने गहरी सांस ली, क्योंकि स्वर्ण युग केवल हमारे लिए ही नहीं है, बल्कि राक्षसों के लिए भी है। उसके शब्दों पर ओरियन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने आगे कहा, कुछ समय में वे बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। और उसके बाद हर जगह अंतहीन युद्ध छिड़ जाएंगे। उसकी आंखें दया से भर आईं। सभी जातियों के अनगिनत लोग मरेंगे और प्रतिभाशाली लोग उभरेंगे। सेलेन ने अपना सिर हिलाया। लोग इस काल का आदर करते हैं, जबकि राज्य और साम्राज्य इससे भयभीत रहते हैं। लंबे इतिहास में कई विशाल शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। ओरियन अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया, भौहें सिकोड़ लीं। तो यह दोधारी तलवार जैसा है। प्रतिभा बढ़ती है, लेकिन अराजकता भी बढ़ती है। एल्ड्रिक ने असामान्य रूप से गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल। जिस युग की प्रतिभाएं जितनी प्रबल होती हैं, उसके बाद संघर्ष उतने ही भयंकर होते हैं। स्वर्ण युग में साम्राज्य पलक झपकते ही उठते और गिरते हैं। आज आपने अकादमी में जो देखा, वह तो बस शुरुआत है। ओरियन ने कुछ सोचा और पूछा, तो क्या हम 72 दानव राजाओं के अधीन राक्षसों का सामना कर रहे हैं? या कोई अन्य जातियां भी होंगी? एल्ड्रिक ने अपना गंभीर सिर हिलाया। अगर 72 दानव राजाओं के अधीन सिर्फ दानव होते, तो हम किसी तरह काम चला लेते, क्योंकि वे आमतौर पर हर जगह फैले हुए हैं। हालांकि और भी गुट हैं। सामूहिक रूप से हम उन्हें डार्क क्रिएचर्स कहते हैं। 72 दानव एक ही गुट हैं। कुछ ज्यादा शक्तिशाली हैं और दर्जनों छोटे गुट हैं। ओरायन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इनमें सबसे मजबूत गुट कौन से हैं? एल्ड्रिक ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, 72 दानव राजा एक शीर्षस्थ गुट है। इसके बाद अराजकता की माता लिलिथ के नेतृत्व में सक्कुबी आते हैं। तीसरा गुट ड्रैकुला के नेतृत्व में पिशाचों का है। फिर मरे हुओं का पूर्वज पहला लिच, हम उनका नाम नहीं जानते। और भी बहुत कुछ। मैं उन सब के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। उसने भौहें सिकोड़ी। यह तो परेशानी वाली बात है। उसने मेज पर उंगलियां थपथपाईं, उनकी बातें समझते हुए। तो मेरा क्या? मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, सेलिन ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा। बस याद रखना, तुम्हारा हर कदम, हर आगे का कदम, तुम पर जनता की नजर रहेगी। कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ तुमसे ईर्ष्या करेंगे, और कई तुम्हें मरवाना चाहेंगे। ओरियन ने सूखी हंसी हंसी, हा। मजेदार लगता है। एल्ड्रिक ने उसे गंभीरता से देखा। तुम्हें अब सो जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी दी हुई जानकारी की पुष्टि करनी है। मैं बाद में वापस आऊंगा। यह कहकर वह उठा और डाइनिंग हॉल से बाहर चला गया। सेलेन खड़ी हुई और धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ हुआ तो हम आपकी रक्षा जरूर करेंगे। ओरियन ने धीरे से मुस्कुराकर बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। सबके चले जाने के बाद वह अवाक होकर वहीं बैठ गया। क्या यह सब तब होना चाहिए जब मैं इस दुनिया में आया हूं? क्या दुनिया मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुरु। मेरे साथ कोई भी परेशानी आपके लिए असंभव नहीं होगी। और यही बात मुझे सबसे अधिक चिंतित करती है, उन्होंने होंठ हिलाते हुए कहा। नू, मैं बेकार नहीं हूं। डिंग। नई खोज शुरू। नेतृत्व करना सीखना। विवरण। रीना और फियोरा के साथ स्थिति को उनके स्वामी के रूप में अपने अधिकार का उपयोग किए बिना संभालें। इनाम 100 SP। समय सीमा 1 सप्ताह। ओरियन अवाक होकर अपने सामने की खोज खिड़की को देखता रहा। आप सचमुच अपनी इच्छानुसार खोज जारी कर सकते हैं, है ना? हम्मा। बिल्कुल। मैं लूमी से पहले लिमिटलेस हूं। हाँ, उसने लंबी सांस छोड़ी। लगता है मैं तुम्हारे साथ इस कीचड़ भरे पानी में सचमुच चल सकता हूं। है मेरी और प्रशंसा करो। इतना आसान। उसने मन ही मन सोचा और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उससे कहा, हा, तुम सबसे अच्छी हो।
अगर तुम न होती तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा होता। तुम मुझे कुछ और काम क्यों नहीं देती? ओह, मेरी वर्तमान सीमा एक समय में केवल एक खोज है। उसने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि उसे कोई भी खोज देने की क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, बात तो ठीक है। चलो अब उन दोनों से मिलते हैं। नौकरानियां खाने की मेज साफ कर रही थीं, तभी वह उठ खड़ा हुआ। डाइनिंग हॉल से बाहर निकलकर अब धुंधली रोशनी वाले हॉल में वापस आकर वह अपने कमरे की ओर चल पड़ा। अपने कमरे के बाहर उसने देखा कि फियोरा और रीना हमेशा की तरह खड़ी थीं। हालांकि कुछ गड़बड़ थी। रीना मुंह बनाए दूसरी तरफ देख रही थी, जबकि फियोरा क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ ओरियन को देख रही थी, मानो रीना के लिए विनती कर रही हो। ओरियन ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, चलो कमरे के अंदर बात करते हैं। रीना ने अपना सिर पीछे घुमाया और थोड़ा झुकी, यह आपके सोने का समय है, युवा मास्टर, शायद हमें ओह। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, ओरियन ने हल्के से उसके सिर पर मारा, बहुत हो गई बकवास, अंदर आ जाओ। उसने अपना सिर पकड़ा और उसे आरोप भरी नजरों से देखा। दूसरी ओर फियोरा हल्की सी हंसी और धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे ओरियन के साथ अंदर ले गई। अंदर पहुंचकर ओरियन ने गेट बंद किया और उन दोनों को देखा। फियोरा ओरियन की गहरी निगाहों को देखकर शर्मा गई, जबकि रीना उसकी आंखों में सीधे देख रही थी। अच्छा, इतना हंगामा क्यों? उसने हल्के से पूछा और दोनों को धीरे से कुर्सियों पर धकेलकर बैठ गया। लगता है तुम मुझसे नाराज हो? नहीं नहीं, युवा स्वामी, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूं? फियोरा ने जल्दी से हाथ हिलाकर मना कर दिया। हालांकि इतना कहने के बावजूद वह उनके प्रति ईर्ष्या और हल्की नाराजगी की झलक नहीं छिपा पाई। रीना ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हम आपसे नाराज होने का साहस कैसे कर सकते हैं, युवा मास्टर? उन्हें इस तरह हरकत करते देख ओरियन के होंठ फड़क उठे। हाँ, क्या यह सेराफ के बारे में है? दोनों की आंखें झपक गईं, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा। वे उसे यह नहीं बताना चाहते थे कि उन्हें एक नई लड़की से जलन हो रही है, जो अभी अभी हवेली में आई है और जिस पर उनके यंग मास्टर का प्यार और दुलार बरस रहा है। लेकिन ओरियन ने उनकी प्रतिक्रियाएं साफ साफ समझ ली। तुम दोनों सच में बहुत शरारती हो। दोनों ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। आखिरकार वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे। अब सुनो, उसने सख्ती से कहा और उन दोनों को अपना सिर घुमाकर सीधा बैठने को कहा, तुम दोनों मेरे लिए अपूरणीय हो, चाहे कुछ भी हो। उसकी बातें सुनकर दोनों के चेहरे पर शर्म के बादल छा गए और उनके चेहरे लाल हो गए। हालांकि सेराफ अब एक विशेष स्थिति में है। हमें उसका ज्यादा ध्यान रखना होगा। तुम दोनों मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। तो फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? उसने उनकी तरफ देखा और पूछा। जब मैं लाइब्रेरी में बिताता था तो हम साथ मिलकर पढ़ते और चर्चा करते थे। वहां घंटों बैठकर बातें करना हमारे लिए कोई असामान्य बात नहीं है। रीना धीरे धीरे शांत हुई, उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और साफ साफ कहा, मुझे डर है कि आप हमें पीछे छोड़ देंगे, यंग मास्टर। बात आपके चरित्र की नहीं, बल्कि आपके साथ न आ पाने की हमारी असमर्थता की है। इसीलिए हमने ऐसा व्यवहार किया। अपनी बात खत्म करते करते उसने अपराधबोध और शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। ओरियन ने अपनी भौहें उठाईं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमने टी टेस्ट में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना है, फियोरा ने हकलाते हुए कहा, ओरियन के शरीर से अदृश्य दबाव निकलता हुआ महसूस करते हुए, जब वह उन दोनों को घूर रहा था। ओरियन ने असमंजस से उसकी ओर देखा। कैसे? खबर इतनी तेजी से फैल गई? उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए गहरी सांस ली। हाँ, हमने दिन में अफवाहों के बारे में सुना था। रीना ने उसे आश्वस्त करने के लिए अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, ये अफवाहें सुनने के बाद हम सर एडगर से मिलने गए और उन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ था। उसने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, लगता है अंकल एडगर ने परीक्षा के दौरान जो हुआ उसके बारे में पूछा होगा। हाँ, तो इसीलिए तुम दोनों परेशान थे कि जब तुम्हें मेरी प्रतिभा के बारे में पता चलेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने माथा थपथपाया और निराशा से पूछा।
फियोरा और रीना के शरीर कांप उठे, उसकी आवाज में साफ निराशा सुनाई दे रही थी। उन्हें डर था कि वह उनकी कम प्रतिभा से निराश हो गया है। हालांकि वे उसके सामने झूठ नहीं बोल सकते थे और इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि वे ऐसा सोच रहे थे, लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे कि वह उनकी प्रतिभा से निराश हो जाए और उन्हें छोड़ दे। फियोरा को लगा जैसे उसका गला घुट रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रीना ने कांपती हुई सांस ली। नन्ही, यह नहीं। हाँ, मैं तुम्हारी प्रतिभा से निराश नहीं हूं, बल्कि इस बात से निराश हूं कि तुम मुझे कैसे देखते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी प्रतिभा की वजह से तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा? उसने सिर हिलाया और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़ते हुए वह उनके सामने पहुंचा और आगे झुका। जैसा कि मैंने पहले भी बार बार कहा है, तुम दोनों मेरे लिए अपूरणीय हो। मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर उसने उन दोनों को गले लगा लिया। दोनों के शरीर रुक गए। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं और वे चुपचाप उसके कंधे पर सिसकने लगे। ओरियन ने धीरे से मुस्कुराकर उनकी पीठ सहलाई। जब से वह इस दुनिया में आया था, तब से वे दोनों उसके साथ थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन्हें पीछे नहीं छोड़ेगा। ये दोनों सचमुच बहुत शरारती हैं, उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे महसूस हुआ कि उनके आंसुओं से उसका कंधा गर्म हो रहा है। मैं भी गले लगना चाहता हूं। नहीं, उसने सीधे मना कर दिया। आपने उन्हें गले लगाया लेकिन मुझे नहीं। भेदभाव। ठीक है, इधर आओ। मैं तुम्हें गले लगा लूं, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। एक दिन, मैं ये झप्पी जरूर लूंगा। डिंग। खोज पूरी हुई। आपने अपने दोनों साथियों के साथ संघर्ष को उनके स्वामी के रूप में अपने अधिकार पर भरोसा किए बिना सफलतापूर्वक हल कर लिया है। इनाम +100 SP प्रदान किया गया। हम्मा? इस बार कोई बोनस नहीं? उसने पूछा। संग। सामने सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए उसके होंठ फड़कने लगे। उसने सोचा कि उससे बाद में निपट लूंगा और पहले अपने कंधे पर बैठी दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। अब तक उनका रोना बंद हो चुका था और वे चुपचाप उसके कंधे पर लेटे हुए इस पल का भरपूर आनंद ले रहे थे। क्या अब तुम दोनों शांत हो गए हो? उसने धीरे से पूछा। उन्होंने सिर हिलाया, पर कोई भी उसका आलिंगन छोड़ना नहीं चाहता था। वह बेपसी से मुस्कुराया और उनकी पीठ थपथपाते हुए बोला, तो अब से यह मत सोचना कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाने के कारण तुम्हें छोड़ दूंगा। समझे? उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे उसके आलिंगन से बाहर निकल गए। उनके चेहरे अनिच्छुक लग रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि वे हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकते। ओरियन ने उन्हें एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। अपना हाथ बढ़ाकर उसने उनके गालों को सहलाया और उनके आंसू पोंछे। देखो, तुम दोनों बिना आंसू के भी बहुत प्यारे लग रहे हो। अब रोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? उसने हंसते हुए कहा। दोनों के आंसुओं से भरे चेहरों पर अंततः मुस्कान आ गई। वे कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर दोनों ने उसे शुभरात्रि कहा और चले गए। वह बिस्तर पर जाकर थककर गिर पड़ा। हाँ, बहुत थकान हो गई। एक दिन में इतना कुछ हो जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। आज आपने बहुत अच्छा किया, गुरुजी। वह धीरे से मुस्कुराया। तुमने भी उन खोजों में मेरी बहुत मदद की। शुक्रिया। उसके ये शब्द कहने में 1 सेकंड भी नहीं बीता था कि उसके सामने एक सूचना आ गई। डिंग। नई खोज शुरू। एक किंवदंती की शुरुआत। विवरण: अपना पहला एफिनिटी रून सफलतापूर्वक बनाए। इनाम 100 SP। समय सीमा 1 सप्ताह। वह अवाक होकर सामने लगी स्क्रीन को घूरता रहा। तुम? ओरियन खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका। हा, तुम सबसे अच्छी हो, लूमी। है, मास्टर के लिए कुछ भी। ठीक है, चूंकि मुझे 300 SP मिल गए हैं, तो यह फिर से वही समय है, उन्होंने थोड़े उत्साहित स्वर में कहा। क्या आप वाकई उन पॉइंट्स को बाद के लिए नहीं बचाना चाहते? ऐसा लगता है कि आप अपने सारे पॉइंट्स मिलते ही खर्च कर देते हैं। ओरियन ने हाथ हिलाया।
मैं बाद में और अंक हासिल कर सकता हूं। खजाने हासिल करने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कौन जाने, शायद मुझे किसी महान जादूगर की विरासत मिल जाए। यह हुई न बात। ठीक है मास्टर, जुआ इंटरफेस शुरू कर रहा हूं। डिंग। कुल उपलब्ध एसपी 307। ड्रॉ लागत 10 एसपी प्रति पुल। कुल उपलब्ध पुल 30। ड्रॉ शुरू करें? हाँ, उसने कहा, सीधे बैठते हुए और अपनी उंगलियों को थोड़ा सा फैलाते हुए। देखते हैं इस बार भाग्य मेरे लिए क्या लेकर आता है। हे रुको रुको, हमें गचा आशीर्वाद बीजीएम की आवश्यकता है। अचानक उनके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक जीवंत ऑर्केस्ट्रा की धुन गूंज उठी, जो एक नाटकीय साहसिक काल्पनिक साउंड ट्रैक था, जिसमें तुरहियां, बढ़ते ड्रम और पृष्ठभूमि में रहस्यमय मंत्रोच्चार था। यह बजट एनीमे ओपनिंग क्या है? वह बुदबुदाया। यह प्रीमियम संगीत है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ड्रॉ शुरू होते हैं। डिंग। लगातार 30 ड्रॉ शुरू। तैयार हो जाइए मास्टर। ड्रा एक सामान्य ग्रेड टियर 4 एम्बरवुल्फ क्लोक। एक अग्नियुक्त लबादा जो अग्नि क्षति को कम करता है और गर्मी के प्रति प्रतिरोध को थोड़ा बढ़ाता है। हा, अच्छी शुरुआत है। अब जब तक मैं कोई खाली ड्रॉ नहीं खोलता, उसने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए कहा। ड्रा 2 खाली। ठीक है, बस वार्म अप कर रहा हूं। ड्रा 3 सामान्य ग्रेड टियर 5 विंडशर्ट पेंडेंट। पेंडेंट जो वायु प्रकार के मंत्रों के लिए कास्टिंग गति में सुधार करता है। सुंदर लग रहा है। बहुत बुरा है कि फियोरा और रीना में वायु संबंध नहीं है। ड्रा 4 सामान्य ग्रेड टियर 6 स्टील रूट ब्रेसर्स। जादुई रूप से उपचारित जड़ों से बने ब्रेसर सहनशक्ति बढ़ाते हैं और धरती से लगाव को थोड़ा बढ़ाते हैं। टैंक जैसी चीज। हालांकि मेरे लिए नहीं। ड्रा 5 खाली। अच्छा, आरएनजी समा को भी कुछ वार्म अप समय की जरूरत है। ड्रा 6 सामान्य ग्रेड टियर 3 बीस्ट बोन एरो सेट। जादुई पशुहड्डी से बना 20 तीरों का एक तरकश। राक्षसों के विरुद्ध थोड़ा ज्यादा प्रभावी। मेरे लिए बिल्कुल सही। मैं इन्हें अपने पुराने थंडर स्ट्राइक धनुष के साथ जोड़ सकता हूं। बढ़िया। ड्रा 7 सामान्य ग्रेड टियर 9 एज्योर आइस रून स्क्रॉल। एक बार उपयोग होने वाला स्क्रॉल जो 1000 मीटर के दायरे को फ्रीज कर देता है। हे भगवान! एक सच्चा तुरुप का पत्ता। जब उसने अपने सामने सामूहिक विनाश की सूची देखी तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। ड्रा 8 खाली। क्या मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी? ड्रा 9 सामान्य ग्रेड टियर 7 रनस्टोन हैमर क्राफ्टिंग टूल। एक उपकरण जिसे विशेष रूप से हथियारों और कलाकृतियों में रून्स को उकेरने में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं। शायद रून अभ्यास में मदद मिले। ड्रा 10 असामान्य ग्रेड शैडो व्हील बैंड। एक पतली काली अंगूठी जो अंधेरे में कुछ समय के लिए अदृश्य होने की अनुमति देती है। ओरियन ने एक भौं उठाई। यह दूसरी गुप्त वस्तु है और यह एक असामान्य ग्रेड है। क्या मुझे एक छाया सेना या कुछ और बनाना चाहिए? ड्रा 11 सामान्य ग्रेड टियर 8 मानसिक स्पष्टता का अमृत। एक दुर्लभ औषधि जो अस्थायी रूप से ध्यान में सुधार करती है और आत्मा से संबंधित समझ को बढ़ाती है। आत्मीयता रून गठन के लिए उपयोगी। ड्रा 12 खाली। ऊग। आरएनजी स्मा, तुम गद्दार। चिंता मत करो, हम अब तक अच्छा कर रहे हैं। चलिए जारी रखते हैं। ड्रा 13 सामान्य ग्रेड टियर 4 गैलेग्रिप दस्ताने। हल्के दस्ताने हाथ की गति और हवा पर नियंत्रण बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर से विंड गियर। क्या ड्रॉ मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ये मेरे लिए उपयोगी है। ड्रा 14 खाली। जारी रखना। ड्रा 15 सामान्य ग्रेड टियर 6 इथवीव रोप्स। हल्के मन इंसुलेशन के साथ वस्त्र मंत्र रक्षा को थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, आखिरकार हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाजार मूल्य ठीक है।
ड्रा 16 सामान्य ग्रेड टियर 5 बीस्ट ल्यूर फ्लूट। एक रहस्यमय बांसुरी जो टियर 1 से 5 के आसपास के आत्मिक जानवरों को आकर्षित करती है। अब यह जोखिम भरा है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह काम आ सकता है। ड्रा 17 खाली। ड्रा 18 खाली। एक के बाद एक खाली। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, लूमी? या मैं नहीं हूं? यह भाग्य की रहस्यमयी शक्तियां हैं। ड्रा 19 सामान्य ग्रेड टियर 8 क्रिस्टल वॉच कंपास। एक जादुई कंपास जो हमेशा निकटतम मान समृद्ध क्षेत्र की ओर इशारा करता है। अन्वेषण उपकरण हम उपयोगी हो सकता है। ड्रा 20 असामान्य ग्रेड एम्बर फ्लेम ग्रिमोयर। अग्नितत्वों की एक उन्नत मंत्र पुस्तिका जिसमें उत्कृष्ट स्तर तक की तकनीकें समाहित हैं। ओरियन की आंखें चमक उठीं। वाह, मुझे तो विरासत मिल गई है, मैंने तुमसे कहा था। गचा भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। अच्छा। हो सकता है कि यह कोई सर्वव्यापी विरासत न हो, लेकिन काफी अच्छा है। खैर, एक्साल्टेड रैंक क्या है? क्या यह टियर 9 से ऊपर की रैंक में से एक है? उसने अनुमान लगाते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। हमें वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा, गुरुजी। ड्रा 21 खाली। ड्रा 22 सामान्य ग्रेड टियर 3 कम स्टोरेज रिंग। न्यूनतम भंडारण स्थान वाली एक साधारण अंगूठी। मैं इसे रीना या फियोरा को दूंगा, जो मुझे अधिक पसंद आएगा, उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। पर्व। आंख बंद स्माइली। खांसी जारी रखो। ड्रा 23 सामान्य ग्रेड टियर 5 वाइपर का विष शीशी। एक दुर्लभ जहर जो टियर 6 के अंतर्गत दुश्मनों को पंगु बना सकता है। अच्छा है। जब मैं बेवकूफों से या कहीं और निपटूंगा तो शायद इससे मदद मिलेगी। ड्रा 24 खाली। ड्रा 25 सामान्य ग्रेड टियर 6 एल्गर की बाइंडिंग चेन। जादुई जंजीरें जो दुश्मनों को नियंत्रित करती हैं और टियर 5 तक जादू को निष्प्रभावी कर देती हैं। अरे, क्या यहां पुलिस यही करती है? ड्रा 26 कॉमन ग्रेड टियर 4 इकोइंग हॉर्न ऑफ रैली। युद्ध में विफल होने पर सहयोगियों का मनोबल बढ़ाता है और थोड़ा सा पुनर्जनन करता है। एकदम सही युद्ध हथियार। क्या किस्मत मुझे खुद को तैयार करने के लिए कह रही है? वह अवाक होकर स्क्रीन को देखता रहा। ड्रा 27 खाली। ड्रा 28 सामान्य ग्रेड टियर 7 स्पिरिटिम वेटलैंड्स। मन हस्ताक्षरों और छोटे भ्रमों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक स्काउट उपकरण। हो। ड्रा 29 सामान्य ग्रेड टियर 6 थंडर स्टील शार्ड सामग्री। एक दुर्लभ धातु जो वज्र संबंधी हथियारों के निर्माण के लिए आवश्यक है। हम्मा। एक और अभ्यास सामग्री। अब अंतिम ड्रॉ। वह उत्सुकता में थोड़ा आगे झुक गया। ड्रा 30 खाली। खांसते हुए, मुझे गिनती करने दीजिए कि आपको क्या मिला, मास्टर। ड्रा सारांश, सत्र पूरा। कुल खींचतान 30। खाली ड्रॉ 10। सामान्य ग्रेड खजाने 18। असामान्य ग्रेड खजाने 2। मास्टर, यह हमारा अब तक का सबसे अच्छा ड्रॉ सत्र नहीं था, लेकिन कम से कम आपके सभी सिक्के खाली तो नहीं गए। ओरियन हंसा। सच में? बाकी की भरपाई ग्रिमोयर और शैडोवील बैंड से होती है। तुम कहोगे कि मैं कमाल हूं या क्या? हाँ, आपने अच्छा किया। लेकिन इस बार खाली दर वास्तव में बढ़ गई। यह 30% से अधिक थी। मुझे लगता है कि विभिन्न तरीकों से प्राप्त एसपी का मूल्य अलग अलग है। ओह, ऐसा कैसे? मेरी राय में, भाग्य संबंधी खोज क्रम सबसे अच्छा एसपी देता है, जिसमें खाली ड्रॉ होने की संभावना लगभग न के बराबर होती है। फिर मेरे द्वारा दिए गए रैंडम क्वेस्ट, जिनमें खाली ड्रॉ होने की संभावना लगभग 30% होती है। फिर अंत में, मैना क्रिस्टल्स से मिलने वाला एसपी, मेरे पास इसका कोई सटीक अनुमान नहीं है। ओरियन ने सिर हिलाया। ठीक है, मेरे लिए काफी है। मैं इसके साथ काम कर सकता हूं। वह वापस बिस्तर पर लेट गया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। रेशमी पर्दों से धीरे धीरे छनकर आती चांदनी,
एक चांदी जैसी रोशनी बिखेर रही थी जो कमरे को आधी रात के नीले रंग की कोमल आभा से नहला रही थी। ओरियन चुपचाप छत को देखता रहा, चांदनी की सुकून भरी उपस्थिति को महसूस करते हुए मन ही मन मंद मंद मुस्कुराया। आज का दिन दिलचस्प था, उसने शांत सन्नाटे को तोड़ते हुए धीरे से बुदबुदाया। आपने बहुत अच्छा किया, गुरुजी। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी प्रभावित हुआ। तुम्हें प्रभावित करना बहुत आसान है, लूमी, ओरियन ने धीरे से हंसते हुए कहा। हम्मा, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मास्टर इतने प्रभावशाली हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हल्के से हिलाया तथा कुछ क्षण के लिए आरामदायक मौन को अपने ऊपर छाने दिया, फिर कुछ महत्वपूर्ण बात याद आई। हाँ, एम्बर फ्लेम ग्रिमोयर। मुझे जल्दी से इसकी जांच करने दो, उसने हाथ बढ़ाया, अपनी स्थानिक अंगूठी को सक्रिय किया, उसकी उंगलियां ठंडी धातु पर हल्के से रगड़ रही थीं। आह, गुरु! आपकी सूची भरी हुई थी, इसलिए मैंने सभी नए खजाने आपकी स्थानिक अंगूठी के अंदर रख दिए। ओरियन ने सिर हिलाया, आखिरी ड्रॉ में ही उसका स्टॉक भर चुका था। लूमी, तुम वाकई बहुत सोचती हो। तुम्हारे बिना मैं क्या करता, उसने मजाकिया लहजे में कहा। आपने शायद अपना सारा खजाना पहले ही खो दिया होगा। ओरियन फिर से हंसा और एम्बर फ्लेम ग्रिमोयर निकाला। उसका गहरा लाल आवरण चांदनी में मंद मंद झिलमिला रहा था और उस पर जटिल सुनहरी लपटें थीं जो उसके मन की प्रतिक्रिया में धीरे धीरे टिमटिमा रही थीं। अब समय आ गया है कि मैं सीखूं कि अपने अग्नि रून को सही तरीके से कैसे बनाया जाए, उसने उत्साह से ग्रिमोयर को ध्यान से खोलते हुए कहा। प्राचीन पृष्ठों और सूक्ष्म अग्नि की गंध ने उसकी इंद्रियों को भर दिया, जिससे उसका हृदय उत्सुकता से भर गया। उसने पहले कुछ पन्ने पलटे, उसकी आंखें उत्सुकता से उन्हें पढ़ रही थीं, लेकिन जल्द ही उसका उत्साह थोड़ा कम हो गया। ग्रिमोयर अग्नि के सार के बारे में गहन अंतर्दृष्टि से भरा था। अग्नि कैसे बनती है, इसके असंख्य रूप, इसकी मौलिक प्रकृति और कई अग्नि आधारित मंत्रों के बारे में विस्तृत व्याख्याएं, सबसे सरल प्रज्वलन से लेकर उच्च स्तरीय नरक तक, लेकिन रून निर्माण प्रक्रिया का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। लुमी, यहाँ रून निर्माण के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ओरियन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए कहा। शायद लेखक ने सोचा होगा कि रून निर्माण प्रक्रिया ही इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि उसे शामिल किया जाए। हो सकता है उसने मान लिया हो कि उपयोगकर्ता इसे पहले से ही जानते हैं या कहीं और सीख सकते हैं। इसके बजाय ऐसा लगता है कि उसने अग्नि तत्व और शक्तिशाली मंत्र तकनीकों की अपनी गहरी समझ को साझा करने को प्राथमिकता दी। ओरियन ने झुंझलाहट में आह भरी और तकिए पर थोड़ा सा झुक गया। वाह, मैं उम्मीद कर रहा था कि आखिरकार रून निर्माण पर कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगा। कोई बात नहीं, गुरु। किसी तत्व का असली सार जानना भी जरूरी है। शायद अग्नि को गहराई से समझने से आपको स्वाभाविक रूप से अपना अग्नि रून बनाने में मदद मिलेगी। ओरियन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि मेरी समझ को गहरा करने में कोई नुकसान नहीं होगा। सोने से पहले थोड़ा पढ़ लेना बेहतर होगा। वह शुरुआत में वापस आया, इस बार ध्यान से पढ़ते हुए। लेखक की अंतर्दृष्टि ने उसे लगभग तुरंत ही मोहित कर लिया। आग की विस्तृत व्याख्या बहुत गहरी थी। ओरियन ने अपने दोनों जीवन में जो कुछ भी सीखा था, उससे कहीं ज्यादा। इस किताब का लेखक सचमुच बहुत ज्ञानी था। उसने अग्नि के सार को विस्तार से समझाया है। वह पन्ने पलटते हुए बिना सोचे समझे बुदबुदाया। उन्होंने आगे कहा, किताब में आग को सिर्फ गर्मी या विनाश के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन के रूप में, जुनून और जीवन के रूप में बताया गया है कि कैसे सारी सभ्यता एक अंगारे की चमक से शुरू हुई। इसमें रहस्यमयी लपटों, जादुई दहनों और हर लौ के भीतर मन की सूक्ष्म बुनावट का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनजाने में ही ओरायन अपने पढ़ने में पूरी तरह तल्लीन हो गया। धीरे धीरे पन्ने पलटता रहा, उसका मन अंतर्दृष्टि और समझ से भर गया। गुरुजी, मैं आपके गहन अध्ययन में बाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन आपको सचमुच जल्दी सो जाना चाहिए। कल एक और बड़ा दिन है। ओरियन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, अपनी तंद्रा से चौंककर बाहर आया। उसने बाहर देखा, चांद काफी आगे निकल गया था, जिससे देर रात का साफ पता चल रहा था। तुम सही कह रही हो, लूमी, उसने धीरे से जम्हाई लेते हुए, अनिच्छा से ग्रिमोयर बंद करते हुए कहा। लेकिन यह किताब
यह अविश्वसनीय है। आग के बारे में मेरी समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई है। मुझे लगता है कि अब मैं बिना किसी मार्गदर्शन के अग्निरून बना सकता हूं। लेकिन क्या अब आप अग्निरून बनाने की कोशिश करेंगे? ओरियन मुस्कुराया, हाँ, बिल्कुल नहीं। नहीं, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा, मैं खुद को फिर से इस तरह खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं अकादमी जाकर पहले बुनियादी बातें सीखूंगा। फिर मैं इसे फिर से बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, लगता है मास्टर ने सचमुच अपनी गलतियों से सीख ली है। खैर, यह किताब वाकई बहुत अच्छी है। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, लेकिन और दाव लगाना चाहता हूं ताकि मुझे अलग अलग तत्वों पर आधारित ऐसी और किताबें मिल सकें। उसने अपने होंठ चाटे और विभिन्न तत्वों पर आधारित किताबें पाने के बारे में सोचने लगा। है, मुझे पता था कि मास्टर को यह पसंद आएगा। हालांकि विभिन्न तत्वों वाली किताबें पाना आसान नहीं होगा, और इतनी ऊंची स्तर की किताब तो और भी मुश्किल होगी। मैंने जो जाना है, उसके अनुसार असामान्य ग्रेड का खजाना मिलने की संभावना 10% से भी कम है। उसने हल्के से अंगड़ाई ली और किताब वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दी। खैर, जो भी हो, जब समय आएगा मैं इसके बारे में सोचूंगा। अभी तो थोड़ी नींद लेने का समय है। अच्छी नींद लो। तुम अच्छे आराम के हकदार हो। ओरायन ने धीरे से मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और वह जल्दी ही सपनों की दुनिया में खो गया, जबकि चांदनी कमरे को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। ओरियन हड़बड़ाते हुए उठा और आलस से बिस्तर के अंदर अपना शरीर तान लिया। मुझे इतने आलीशान बिस्तर में जागने की आदत नहीं है, उसने आह भरी और धीरे धीरे उठते हुए कहा। दस्तक दस्तक। युवा मास्टर, अब जागने का समय हो गया है, रीना की ऊर्जावान आवाज बाहर से आई। वह धीरे से मुस्कुराया, खैर, लगता है कल के बाद अब सब ठीक है। वे कैसे नहीं हो सकते? जब आपने उन्हें अपने कंधों पर किसी तंग की गई जवान युवतियों की तरह रोने दिया था। गेट की ओर देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, अंदर आइए। रीना और फियोरा जैसे ही अंदर दाखिल हुईं, दरवाजा धीरे से खुला और ओरियन की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराती हुईं। रीना साफ तौर पर ज्यादा ऊर्जावान दिख रही थीं, उनकी मुस्कान सुबह के सूरज की तरह चमक रही थी, जबकि फियोरा शर्माते हुए उनके पीछे खड़ी थीं, एक सौम्य मुस्कान और हल्का सा सिर हिलाते हुए। गुड मॉर्निंग, मास्टर। क्या आपको अच्छी नींद आई? रीना आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए चहकी। गुड मॉर्निंग, फियोरा ने धीरे से कहा, उसकी आवाज गर्म और कोमल थी। ओरियन ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया और उनकी तरफ हल्के से मुस्कुराया। सुप्रभात। हाँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूं। रीना खिलखिलाकर हंसी और सहमति में सिर हिलाया। वाह! तुम्हें हमेशा अच्छी नींद लेनी चाहिए, वरना तुम वो महान जादूगर कैसे बन पाओगे जो बनना तुम्हारा भाग्य है। ओरियन ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए हंसते हुए कहा, महान जादूगर? तुम फिर से बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हो। नन्ही मास्टर कमाल के हैं, फियोरा ने जल्दी से कहा, उसकी शर्म के बावजूद उसकी आवाज गंभीर थी। तुम जरूर महान बनोगे। ओरियन ने बेपसी से सिर हिलाया, क्या वे ऐसा मेरे कल के टेस्ट के नतीजे की वजह से कह रहे हैं? फिर भी वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और उनके उस पर विश्वास की कद्र की। ठीक है, अगर तुम दोनों ऐसा कहते हो। रीना जोश से आगे बढ़ी और धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अब नहाने का समय हो गया है, मालिक। आप सबको नाश्ते के लिए इंतजार नहीं करवा सकते। ओरियन उठ खड़ा हुआ, एक बार फिर आलस से खिंचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। चलो चलें। ताजगी भरे स्नान के बाद ओरियन, फियोरा और रीना के साथ आराम से खूबसूरत गलियारों से होते हुए भोजन कक्ष की ओर चल पड़ा। ऊंची, जटिल खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही थी, जो आलीशान आंतरिक भाग को रोशन कर रही थी। तीनों हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, उनकी आवाजें चौड़े गलियारे में गूंज रही थीं। तो, गुरुजी, आज आपकी क्या योजना है? रीना ने उत्सुकता से पूछा और अपनी चमकती आंखें ओरियन की ओर घुमाईं। वह सोचते हुए मुस्कुराया।
मैं सेराफ से कुछ देर बात करने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि उसने खाना खाया या नहीं। वह मुझे बहुत परेशान करती है। फियोरा ने धीरे से सिर हिलाया। आप हमेशा इतने विचारशील रहते हैं, युवा स्वामी। मुझे यकीन है कि वह इसकी सराहना करेंगी। ओरियन ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद है। उसका समय बहुत कठिन रहा होगा। वे भोजन कक्ष में पहुंचे, जहां एल्ड्रिक और सेलेन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। नाश्ता जल्दी जल्दी, सुखद बातचीत और हंसी मजाक से भरा हुआ था, जिससे ओरियन को सचमुच घर जैसा महसूस हुआ। काश मेरे पिछले जन्म में भी ऐसा ही अच्छा परिवार होता। तो शायद आज भी उस जगह से मेरा कुछ लगाव होता। उसने अपना सिर हिलाया और एल्ड्रिक और सेलेन से बातचीत जारी रखी। नाश्ते के बाद ओरियन अपने कमरे में वापस आ गया, आराम से अपने बिस्तर पर बैठ गया और लूमी की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। क्या आप अब सेराफ की जांच करने जा रहे हैं, मास्टर? हाँ, उसने थोड़ा खिंचते हुए धीरे से जवाब दिया। लेकिन पहले, उसकी स्थिति के बारे में तुम क्या सोचते हो? और क्या सोचूं, गुरुजी? वह आपको आपकी नियति की ओर ले जाने के लिए नियत है, या कम से कम आपको संकेत तो देगी ही कि वह क्या है। जहां तक उसकी व्यक्तिगत बात है, मैं ठीक से नहीं बता सकता। उसका लगाव छिपा हुआ है, जबकि उसकी उत्पत्ति अस्पष्ट है। कम से कम कहने के लिए तो यह दिलचस्प है, लेकिन वह काफी हानिरहित लगती है। ओरियन ने धीरे से, सोचते हुए सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे कम से कम उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि वह मुझ पर भरोसा करना सीख जाए। आप सचमुच बहुत हिसाब किताब कर रहे हैं, गुरुजी। लेकिन ध्यान रहे कि फियोरा और रीना को नजरअंदाज न करें। वह धीरे से हंसा, चिंता मत करो। मैंने कल ही इसका ध्यान रख लिया है। वह उठकर दरवाजे के पास पहुंचा और बाहर निकल आया, जहां फियोरा और रीना इंतजार कर रही थी। मैं सेराफ से थोड़ी देर बात करने जा रहा हूं। तुम दोनों आराम करो। ठीक है, युवा स्वामी, रीना ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, तो हम यहां मौजूद रहेंगे। फियोरा ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी निगाहें नरम और सहायक थीं। देखा? अब वे मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। वह मन ही मन मुस्कुराया और बोला। लूमी को अपने होंठ फड़कते हुए महसूस हुए। बेचारी लड़कियां आपकी उंगलियों पर नाच रही हैं। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और सेराफ के कमरे की ओर चल दिया। एक बार फिर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे से आह भरी, मैं हूं, सेराफ। मैं अंदर आ रहा हूं। उसने धीरे से गेट खोला और अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वह अभी भी खिड़की के पास मेज पर बैठी सुबह के सूरज को निहार रही थी। हालांकि, उसके अंदर आते ही उसका चेहरा थोड़ा सा उसकी ओर मुड़ गया। उसने मेज की तरफ देखा तो मूनबेरीज अभी भी वहां रखी थीं। उसने उनमें से एक भी नहीं खाई थी, बस उन्हें वहीं रख दिया था। उसने गहरी सांस ली और उसकी ओर बढ़ा। अगर तुम ठीक से नहीं खाओगी तो तुम्हारी हड्डियां और चमड़ी ही रह जाएंगी। यह कहते हुए, उसने मूनबेरी की प्लेट उठाई और उसे गेट के पास रख दिया ताकि बाहर निकलते समय उसे निकाल सके, और उसकी जगह मूनबेरी की एक नई प्लेट रख दी जो उसने पहले से तैयार की थी। जब भी तुम्हारा मन करे, ये ताज़ा फल खा लेना, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी और सांत्वना से भरी थी। वह न तो कुछ बोली और न ही जरा भी हिली। ओरियन के होंठ यह देखकर थोड़े से फड़क गए कि उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। क्या हम फिर से शुरुआती स्थिति में पहुंच गए हैं? उसने आह भरी और उसके पास बैठ गया। जानती हो, कल मुझे एक बहुत ही दिलचस्प चीज मिली, एक ग्रिमोयर। इसमें अग्नि जादू के बारे में अविश्वसनीय ज्ञान भरा है। धीरे धीरे ओरायन ने एम्बर फ्लेम ग्रिमोयर से विवरण साझा करना शुरू कर दिया, आग के सार और प्रकृति, लपटों के भीतर छिपे दर्शन और इसमें निहित शक्तिशाली मंत्रों के बारे में इसकी गहन अंतर्दृष्टि। चूंकि उसके पास साझा करने के लिए कुछ नया नहीं था, इसलिए उसने बस वही साझा करने का फैसला किया जो उसने ग्रिमोयर से सीखा था। और जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आवाज जीवंत, भावुक और जीवंत होती गई, और वह उस ज्ञान में पूरी तरह डूब गया जो उसने अर्जित किया था। सेराफ बिना अपना भाव बदले चुपचाप सुन रही थी। हालांकि,
उसकी आंखों में एक हल्की, लगभग अदृश्य सी चमक थी, एक सूक्ष्म संकेत कि वह सचमुच उसकी बातें सुन रही थी। यह दिलचस्प है, ओरियन ने लंबी व्याख्या के बाद निष्कर्ष निकाला, कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए, उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। मैंने पहले कभी किसी तत्व के बारे में इतना गहरा कुछ नहीं पढ़ा। सेराफ लगातार उसकी ओर देखता रहा। ओरियन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम बेहतर महसूस करने लगोगी, तो हम इसे साथ में पढ़ सकेंगे। वह उन बातों के बारे में बात करता रहा जो उसने सुबह उसकी दादी के साथ की थीं, जबकि वे कमरे के अंदर ही बैठे रहे। अंततः ओरायन खड़ा हुआ और हल्के से खिंचा। खैर, इस बार ये मूनबेरी जरूर खा लेना, उसने धीरे से मुड़कर कहा। ये दुर्लभ हैं, इसलिए इन्हें बर्बाद मत करना। उसने हल्के से सिर हिलाया, जो बमुश्किल सुनाई दे रहा था, फिर भी पहले से कहीं ज्यादा। लेकिन ओरियन ने उसे देखा नहीं, वह पहले ही वहां से चला गया था। आराम करो, सेराफ, उसने बाहर निकलते हुए कहा। मैं तुमसे बाद में फिर मिलूंगा। उसने पुरानी प्लेट उठाई और कमरे से बाहर निकल गया, सेराफ को अपनी प्लेट में रखी मूनबेरीज को घूरता हुआ छोड़ दिया। वह हाथ में मूनबेरी लिए अपने कमरे की ओर चल पड़ा। उसने एक उठाया और मुंह में डाल लिया। क्या स्टोरेज रिंग इन्हें ताज़ा रखती है? उसने सोचा, क्योंकि पिछली बार जब उसने इन्हें खाया था, तब से इनका स्वाद बदल गया था। भंडारण रिंग नहीं, बल्कि इन्वेंट्री मास्टर। मूनबेरीज को इन्वेंट्री के अंदर रखा जाता है, जो उन्हें ताज़ा रखता है। मैं समझ गया। तो इसीलिए स्वाद बदल गया। वे अब भी अच्छे हैं, लेकिन अपने मूल स्वाद से बिल्कुल अलग। मास्टर, आप क्या खा रहे हैं? रीना ने उत्सुकता से पूछा, जब उसने उन्हें प्लेट लेकर वापस आते देखा। ओरियन ने उन्हें प्लेट दिखाई। मूनबेरीज। फियोरा और रीना दोनों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। फियोरा ने झट से कहा, मास्टर, थूक दो। ये जहरीले हैं। तुम जहर क्यों खा रहे हो? रीना ने चिंतित होकर पूछा और उसके हाथ से प्लेट लेने की कोशिश की। ओरियन ने जल्दी से प्लेट अपने स्टोरेज रिंग में रख दी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने उन्हें खाने से पहले ही मारक दवा खा ली है। इसे खरीदना आसान है, उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की। फियोरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसका तापमान जांचने की कोशिश की कि वह ठीक है या नहीं, जबकि रीना ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और कहा, लेकिन तुम सीधे जहर क्यों खा रहे हो? यह केवल एल्व्स के लिए अच्छा है। मनुष्य केवल इसे खाने पर ही जहर खाएंगे। ओरियन ने हताश होकर आह भरी। ठीक है, अब मैं ठीक हूं और मुझे कुछ काम करना है। अगर कोई पूछेगा तो मैं अपने कमरे में हूंगा। मालिक। इससे पहले कि वे दोनों उससे आगे कोई प्रश्न पूछ पाते, वह तेजी से उनसे बचकर अपने कमरे में चला गया। तुम उन दो लोगों को ऐसे छोटे छोटे हार्ट अटैक क्यों दे रहे हो? वे बेचारे इसके लायक नहीं हैं। ओरियन हंसा और सिर हिलाया, मुझे उन्हें शुरू से ही प्रशिक्षित करना होगा। हो सकता है कि मैं भविष्य में और भी बेतुके काम करूं, ताकि वे शुरू से ही बेहतर तैयारी कर सकें। यह कहते हुए वह बिस्तर पर गिर पड़ा और फिर से ग्रिमोयर निकाल लिया। उन बेचारी लड़कियों के लिए आपके मन में क्या है, गुरुजी? ओरियन हंसा और सिर हिलाया, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तो कुछ भी प्लान नहीं किया है। बस, मुझे यकीन नहीं है कि भविष्य में मेरे लिए क्या रखा है। मुझे अपने आसपास के लोगों को हर चीज के लिए तैयार रखना होगा। खैर, मुझे यह किताब पढ़ने दो। वैसे भी मैं दिन भर खाली रहता हूं। मेरे पास अकादमी या कोई और काम नहीं है। इस किताब को पूरा करने की कोशिश करूं, उसने कल पढ़ा हुआ पन्ना पलटने से पहले कहा। गुरुजी, आप अभी चौथे पन्ने पर ही हैं। इस गति से तो आपको यह किताब पूरी करने में पूरा जीवन लग जाएगा। किताब पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और उसके होंठ फड़कने लगे। ये मेरे बहुत कम स्तर की वजह से है। अगर मैं टियर 5 या कुछ ऐसा ही अवेकन होता, तो मैं इसे बहुत तेजी से पढ़ पाता, उसने झुंझलाहट में जोर से कहा। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, गुरुजी? आपके जन्म को तो अभी 2 महीने से थोड़ा ज्यादा ही हुआ है।
हाँ, लेकिन ड्रैगन बनकर अपने शिखर तक पहुंचने और अनगिनत दुनियाओं में आज़ादी से घूमने के लिए मेरे पास हज़ारों साल नहीं होंगे। मुझे किसी न किसी तरह इस प्रक्रिया को तेज करना होगा। और जादूगर बनकर आगे बढ़ना सबसे तेज रास्ता लगता है। उसने आह भरी और किताब पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। लूमी ने चुप रहने का निर्णय लिया और उसे पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करने दिया। जोरथल की समृद्ध भूमि से बहुत दूर, घने, धुएं और राख के बादलों से घिरे अंधेरे आसमान के नीचे, एक विशाल और उजाड़ महाद्वीप स्थित है, जिस पर पूरी तरह से अराजकता और क्रूरता का शासन है, नेथेरियन महाद्वीप। कभी हरा भरा और जीवंत स्थान रहा नेथेरियन अब एक परित्यक्त भूमि बन चुका था, जो राक्षसों के अंतहीन प्रभुत्व के कारण विकृत और भ्रष्ट हो चुका था। इस शापित भूमि पर हर आकार और आकृति के विचित्र और राक्षसी राक्षस खुलेआम घूम रहे थे। लगातार हिंसक झड़पें होती रहीं, युद्ध की चीखें और दहाड़े घाटियों और झुलसे हुए पहाड़ों पर गूंजती रहीं। नदियां लाल, नीली, हरी वगैरह रंग की बह रही थीं, जिनमें तरह तरह का खून बह रहा था और जो पराजित प्राणियों के क्षतविक्षत अवशेषों से अटी पड़ी थीं। जली हुई धरती की दरारों से स्वतः ही लपटें निकल रही थीं, जो उस भयावह परिदृश्य को एक भयावह चमक से जगमगा रही थीं। इस निरंतर उथल-पुथल के बीच 72 दानव राजाओं में से एक और नेथेरियन के निर्विवाद शासक, वेपर का विशाल ऑब्सीडियन किला खड़ा था। तबाह महाद्वीप के ऊपर स्थित यह किला अनगिनत तीखे शिखरों और पीड़ा तथा यंत्रणा के दृश्यों को दर्शाती विचित्र नक्काशी से सुशोभित था। अंदर, वेपर अपने ऑब्सीडियन सिंहासन पर आलसी ढंग से लेटी हुई थी, उसकी भयंकर लाल आंखें चिंतन में सिकुड़ी हुई थीं। लंबे काले बाल उसकी सुंदर किंतु घातक आकृति के चारों ओर छाया के झरने की तरह झर रहे थे, और उसकी उपस्थिति मात्र से ही एक दमनकारी आभा फैल रही थी जो कमजोर प्राणियों को भी कुचल सकती थी। उसकी पतली उंगलियां अधीरता से आर्मरेस्ट पर टैप कर रही थीं, तथा उसके तीखे पंजे लयबद्ध तरीके से क्लिक कर रहे थे, जब वह अपने अधीनस्थों से समाचार की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके पैरों के पास कई राक्षस सेनापति घुटने टेके बैठे थे, जिनमें से प्रत्येक ने काले, मुड़े हुए कवच पहन रखे थे, जो एक अशुभ लाल चमक के साथ हल्के से चमक रहे थे। क्या तुमने उस विसंगति का स्रोत अभी तक खोज लिया है? वेपर की आवाज बेहद शांत थी, फिर भी एक मुश्किल से नियंत्रित क्रोध से भरी हुई थी। मुझे जोराथल से एक हलचल महसूस हुई। एक लहर, सूक्ष्म, फिर भी स्पष्ट। निकटतम दानव सेनापति, जो लाल रंग के शल्कों और मुड़े हुए सींगों वाला एक विशालकाय व्यक्ति था, सावधानी से बोला, महारानी, हमारे स्काउट जोरथल से लौट आए हैं। एकमात्र विसंगति जिसकी वे पहचान कर पाए हैं, वह टाइटन जाति के भीतर से उत्पन्न हुई है। हालांकि विशिष्ट जानकारी अभी भी मायावी है। उनकी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है, और जानकारी निकालना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। वेपर की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठीं, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। टाइटन्स, हम्मा? अब तो ये दिलचस्प हो गया है। शीर्ष जातियों में से एक यहां क्या योजना बना रही है? जांच जारी रखो। मैं हर छोटी बड़ी बात का खुलासा चाहती हूं। मैं इस स्तर पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, मेरी रानी, जनरलों ने एक स्वर में उत्तर दिया, उनकी आवाज अटूट निष्ठा से गूंज रही थी। मुझे निराश मत करो, वेपर ने धीरे से चेतावनी दी, उसकी आवाज में खून की प्यास थी, वरना तुम्हारा भाग्य सभी के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। जैसे ही सेनापति तेजी से उसके सिंहासन कक्ष से पीछे हट गए, वेपर की निगाहें दूर क्षितिज की ओर चली गईं, और उसका चेहरा धुंधला हो गया। उसके किले के चारों ओर अंतहीन लड़ाइयां चल रही थीं, राक्षस अतृप्त रक्त पिपासा से प्रेरित होकर एक दूसरे को मूर्खतापूर्ण बर्बरता से चीर रहे थे। आग की लपटें पूरे क्षेत्र को भस्म कर रही थीं, तथा पीड़ा की चीखें हवा में गूंज रही थीं। यह एक विचित्र सिम्फनी थी जिसने वेपर की महत्वाकांक्षाओं को और अधिक भड़का दिया। जल्द ही, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उत्सुकता से आंखें सिकोड़ते हुए। जल्द ही, सारी दुनियाएं असली अराजकता को जान जाएंगी। युद्ध आ रहा है। उसकी हंसी पूरे किले में गूंज रही थी, जिससे किले के अंदर के राक्षस भी डर से कांप रहे थे। ओरियन बिस्तर से उठते ही खिंचा। समय देखा तो शाम हो चुकी थी। बिस्तर के साइड टेबल पर रखी किताब देखकर उसके होंठ फड़क उठे। आखिर मैं पूरे दिन में सिर्फ 4 पन्ने ही कैसे पढ़ पाया, जबकि कल रात तो 4 पन्ने ही पढ़ पाया था।
क्योंकि किताब की विषय वस्तु और भी गहन होती जा रही है। इसलिए या तो आपको और मजबूत बनना होगा या ज्यादा समय देना होगा। लेकिन यह तो पहले से ही प्रभावशाली है कि आपने 2 दिनों में 8 पन्ने पढ़ लिए। मुझे डर है कि दूसरे इंसान इस ग्रिमोयर का एक पन्ने भी एक हफ्ते में नहीं पढ़ पाएंगे। ओरियन ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। मैं बस बगीचे में टहलता रहूंगा, ये सब मुझे उदास कर रहा है। गेट खोलते ही उसने देखा कि फियोरा और रीना दोनों बाहर खड़ी थीं और किसी आदेश का इंतजार कर रही थीं। चलो बगीचे में टहलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दिन बीतता गया और वह हवेली में इधर उधर घूमता रहा, रीना और फियोरा के साथ बातें करता और हंसता रहा या फिर कुछ पढ़ता रहा। उसने सेराफ से मिलने न जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि दिन में कई बार उससे मिलने से वह ज्यादा जिद्दी लगेगा और उसकी छवि खराब हो जाएगी। थककर वह खाना खाकर अपने कमरे में वापस चला गया। वह फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरी जिंदगी इतनी उबाऊ क्यों है? मुझे तो लगता था कि किसी काल्पनिक दुनिया में मजा आएगा। क्योंकि आप बहुत कमजोर हैं, मास्टर। इधर आओ, मैं तुम्हें पीटूंगा, उसने झुंझलाते हुए कहा। खांसी, लेकिन मैंने जो कहा वह सच है, गुरु। आप ऐसे इसलिए हैं क्योंकि आप अभी तक मजबूत नहीं हुए हैं। वरना आपको सोना भी बेकार लगता। एक बार जब आप टियर 1 पर पहुंच जाएंगे तो आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होंगे, जैसे स्पिरिट आर्ट्स सीखना, रून स्मिथिंग, जड़ी बूटी उगाना, पोशन ब्रूइंग, स्पेल लर्निंग वगैरह वगैरह। आप कभी बोर नहीं होंगे। ओरियन चुपचाप सिस्टम स्क्रीन पर देखता रहा, उसका संदेश पढ़ते हुए मन ही मन सहमत हुआ। शायद तुम सही हो। मुझे जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं पिछली बार की तरह जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता। कुछ दिनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, गुरुजी। आपको बस प्रकृति को अपना काम करने देना है। हाँ। भाड़ में जाइए। मैं जल्दी सो रहा हूं, उसने पलटकर अपने कंबल में घुसने से पहले कहा। अगली सुबह जब ओरियन अपनी आरामदायक चादरों के नीचे सुस्ती से लेटा हुआ उठा, तो खिड़कियों से हल्की हल्की गर्म धूप आ रही थी। उसके दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई, उसके बाद रीना की खुशनुमा आवाज आई। युवा स्वामी, सुबह हो गई है। उठने का समय हो गया है। अंदर आ जाओ, ओरियन ने उठते हुए और अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ते हुए उत्तर दिया। दरवाजा धीरे से खुला और रीना और फियोरा अंदर दाखिल हुए, दोनों गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। रीना पास आई और ओरियन के बिखरे बालों को धीरे से सीधा किया। क्या आपको नींद अच्छी आई, गुरुजी? बहुत अच्छा, कल के आराम के लिए धन्यवाद, वह मुस्कुराया, उनके प्रसन्न चेहरों को देखकर उसे शांति का गर्म एहसास हुआ। तो चलिए, गुरुजी, आपको तैयार कर लेते हैं, फियोरा ने शर्माते हुए अपने हाथों में नए कपड़े पकड़े हुए कहा। ओरियन ने सिर हिलाया और उन्हें स्नान कक्ष तक ले जाने दिया, जहां उन्होंने उसे नहाने में मदद की। गर्म पानी ने उसकी सारी थकान मिटा दी। आरामदायक वस्त्र पहनकर वह फियोरा और रीना के साथ भोजन कक्ष में गया। गलियारा सुबह के सूरज की रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे पूरा वातावरण खिल उठा था। वे सहजता से बातें कर रहे थे और ओरियन उनकी बातों पर हल्के से हंस रहा था। नाश्ता सादा लेकिन स्वादिष्ट था, जिससे ओरियन के दिन की शुरुआत सुकून भरी रही। नाश्ता खत्म करते ही वह उठ खड़ा हुआ। मैं सेराफ का हाल चाल जानने जा रहा हूं। अगर दादी या दादा को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। समझ गया, युवा मास्टर, रीना और फियोरा ने गर्मजोशी से उत्तर दिया और उनके जाते समय उन्होंने धीरे से अपना सिर झुका लिया। ओरियन ताजी मुनबेरी की एक छोटी प्लेट लिए हुए शांति से गलियारे से नीचे चला गया। सेराफ के कमरे के पास पहुंचकर उसने एक बार फिर धीरे से दस्तक दी। सेराफ, मैं अंदर आ रहा हूं, उसने धीरे से कहा और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर, सेराफ खिड़की के पास अपनी सामान्य स्थिति में बैठी थी। सुबह की धूप उसके पन्ने जैसे बालों और पीली त्वचा को रोशन कर रही थी, जिससे वह और भी अधिक अलौकिक लग रही थी। ओरियन की नज़र मीज़ की ओर गई और सुखद आश्चर्य से उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। कल जो मूनबेरीज उसने उसके लिए छोड़ी थीं, वे पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। जैसे ही उसने मूनबेरीज की नई प्लेट उसके सामने रखी, उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई।
तुमने अंततः उन्हें खा लिया, है ना? अच्छी लड़की, उसने गर्मजोशी से कहा, उसकी आवाज़ नरम और सच्ची देखभाल से भरी हुई थी। उसके सामने बैठे ओरियन ने एक क्षण के लिए उसे चुपचाप देखा और फिर आगे बोला, तुम्हें इनका आनंद आया होगा, है ना? तुम्हें पता है, ये बहुत दुर्लभ हैं। इन्हें पाना आसान नहीं है, खासकर इस इलाके में। वह उसके साथ आराम से बातचीत करता रहा, अपनी दैनिक गतिविधियों की छोटी छोटी बातें, एम्बर फ्लेम ग्रिमोयर के विवरण और यहाँ तक कि रीना और फियोरा से सुने कुछ मूर्खतापूर्ण चुटकुले भी साझा करता रहा। जबकि सेराफ चुप रही, उसकी बैंगनी आंखें अब कभी कभी बदल जातीं और पहले से अधिक चौकस दिखती। थोड़ी देर बाद ओरियन खड़ा हुआ और धीरे से अंगड़ाई लेते हुए बाहर की ओर देखने लगा। तुम्हें फिर से खाते हुए देखकर अच्छा लगा, सेराफ। ऐसे ही खाते रहो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए बाद में और भी लाऊंगा। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे पर कुछ देर रुका। आराम करो। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। दरवाज़ा बंद होने से पहले उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ढलती पीठ को देखा। हा 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 हा। आखिरकार। लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। ओरियन अपने कमरे में आकर जोर से हंसा, उसे आखिरकार कुछ खाते देख ताजगी महसूस हुई। खांसी, शांत हो जाओ, मास्टर। आप तो जोकर लग रहे हैं। खांसी, शांत हो जाइए, मास्टर। आप तो विदूषक जैसे लग रहे हैं। आंख बंद स्माइली। हा, कोई बात नहीं। मैं तो बस आज खुश हूं। लगता है अब ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वो पूरी तरह पिघल जाएगी। वह बिस्तर पर कूदकर लेट गया और खुशी भरी आंखों से छत की तरफ देखने लगा। मुझे नहीं पता था कि छोटी छोटी चीजें आपको इतनी खुश कर सकती हैं। ओरियन मुस्कुराया, मैं एक साधारण आदमी हूं। जिनकी मैं परवाह करता हूं उनकी खुशी मुझे खुशी देती है। सादा जीवन जीना भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन आप कब तक इतना सादा जीवन जी सकते हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि काफी देर तक चुपचाप छत को देखता रहा। उसने पूरे कमरे में छाई हुई हल्की सी खामोशी को तोड़ते हुए धीरे से कहा, जब तक मुसीबत ना आ जाए, मैं आजादी से जीने की कोशिश करूंगा। मुझे बाहर जाकर अंकल एडगर से बात करनी चाहिए। उसने आश्चर्य से पूछा। किस बारे में बात कर रहे हैं? वह अपने कपड़े और बाल ठीक करते हुए खड़ा हुआ। मैंने दादी से सुना है कि अंकल एडगर असल में जादूगर नहीं, बल्कि योद्धा हैं और तलवारबाज भी। इसलिए मैं उनसे कुछ चीजें सीखने की कोशिश करना चाहता हूं। लुमी ने उत्सुकता से पूछा। कभी स्टार, अब रहस्य, आज अमांडा बायंस कहाँ है? हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब वह किताब नहीं पढ़ेंगे? गेट की तरफ चलते हुए उसने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, मैं इसे बाद में पढ़ूंगा। खुद को बेहतर बनाने से पहले इसे पढ़ना अब कारगर नहीं है। जब वह गेट के पास पहुंचा तो उसने गेट खोला और देखा कि रीना और फियोरा बाहर बातें कर रही थीं। मालिक। वे उसकी ओर झुके और रीना ने सवाल जारी रखा, क्या तुम अभी अंदर नहीं आए? क्या तुम उन मुनबेरीज की वजह से बीमार महसूस कर रहे हो? उसने चिंतित होकर पूछा, जिससे फियोरा भी चिंतित नजरों से उसकी ओर देखने लगा। ओरियन ने हल्के से उसके सिर पर थपथपाया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ काम निपटाने के लिए अंकल एडगर की मदद चाहिए। तुम लोग अपना काम करो, मैं वहां जाता हूं। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है, मास्टर? फियोरा ने चिंतित होकर अपना चेहरा थोड़ा सा उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा। ओरियन ने हंसते हुए अपना हाथ उसके सिर की ओर बढ़ाया और हल्के से थपथपाते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। अब तुम दोनों जाओ। यह कहकर वह फिर से हवेली में एडगर को ढूंढने चल पड़ा। रीना और फियोरा ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या हमें फिर से लाइब्रेरी चलना चाहिए? रीना ने पूछा। फियोरा ने ओरियन पर एक आखिरी नजर डालने से पहले अपना सिर हिलाया, फिर अपना सिर घुमाया और रीना के साथ चली गई। ओरियन ने नौकरानियों से एडगर के स्थान के बारे में पूछने और इमारत से बाहर निकलने से पहले हवेली के अंदर घूमना जारी रखा। वहां उसने उसे हवेली के सामने वाले बगीचे में धूप सेंकते हुए देखा। एडगर अंकल, क्या आप अभी फ्री हैं? वह धीरे से उनके पास गया और पूछा।
एडगर खड़ा हुआ और हल्के से झुका। बिल्कुल, युवा गुरु। मैं हमेशा मुक्त हूं। आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे? ओरियन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उत्सुकता से पूछा, क्या आप तलवार मास्टर हैं, अंकल? एडगर ने भौहें चढ़ाई। मैं सचमुच एक तलवारबाज हूं। हालांकि तलवारबाज की उपाधि के बारे में नहीं जानता। ओरियन ने हंसते हुए कहा, अपने आप को छोटा समझने की कोई जरूरत नहीं है, अंकल। दादी ने मुझे बताया था कि आप तलवारबाज हैं और मुझे नहीं लगता कि वह गलत होंगी। अपनी तारीफ सुनकर एडगर खिलखिलाकर हंसा। अच्छा, अगर वह ऐसा कहती है तो मैं सचमुच तलवारबाज बन गया हूं। तो फिर, गुरु, आप इस बूढ़े से क्या चाहते हैं? ओरियन ने गहरी सांस ली। मुझे तलवारबाजी सिखाओ। मुझे नहीं पता कि तलवार कैसे पकड़ी जाती है, तलवार के साथ कैसे खड़ा रहा जाता है, या लड़ाई में कैसे आगे बढ़ा जाता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी किताबों में ही गुजार दी है। मुझे असली लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता, और मैं नहीं चाहता कि अकादमी के पहले दिन कुछ हो जाए तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े। एडगर ने उसकी ओर प्रशंसा भरी आंखों से देखा। अपनी कमियों को स्वीकार करना ही सुधार का संकेत है। ज्यादातर नेक बेटे अपनी कमियों को स्वीकार करके दूसरों पर दोष नहीं मढ़ पाते। आइए, यंग मास्टर, हवेली के अंदर प्रशिक्षण कक्ष में चलें। आज एक हड्डी तोड़ते हैं। ओरायन के होंठ फड़क उठे। तुम अचानक मेरी हड्डियों के पीछे क्यों पड़े हो? हा हा हा, एडगर जोर से हंसा। यहां तो बस एक कहावत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, यंग मास्टर। यह कहते हुए वह हवेली की तरफ मुड़ा और चलने लगा। ओरियन और एडगर हवेली के भव्य दालान से गुजरे। उनके कदमों की आहट पॉलिश किए हुए संगमरमर के फर्श पर धीरे धीरे गूंज रही थी। जैसे ही वे प्रशिक्षण कक्ष के पास पहुंचे, ओरियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अंदर उत्सुकता और थोड़ी घबराहट घुल मिल गई। प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर जाने वाले बड़े लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर एडगर ने शांति से अंदर बैठे नौकरों को इशारा किया। सब लोग, कृपया हमें छोड़ दें। युवा मास्टर को प्रशिक्षण के दौरान थोड़ी एकांतता चाहिए। नौकरों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, आदरपूर्वक झुककर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। एडगर और ओरियन को विशाल हॉल में अकेला छोड़ दिया। प्रशिक्षण कक्ष विशाल था। उसकी दीवारों पर हथियारों की एक पूरी श्रृंखला रखी हुई थी, हर आकार, माप और सामग्री के ब्लेड। एडगर एक रैक के पास गया और एक लकड़ी की अभ्यास तलवार निकालकर ध्यान से ओरियन को थमा दी। युवा गुरु, पहले इसे पकड़कर देखो। बताओ कैसा लगता है? ओरियन ने तलवार पकड़ ली। उसकी उंगलियां मूठ के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और उसे कुछ बार प्रयोगात्मक रूप से घुमाया। यह अजीब लग रही है। नोक के पास बहुत भारी है। इसका संतुलन ठीक नहीं है। एडगर ने प्रशंसापूर्वक सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा अवलोकन। संतुलन महत्वपूर्ण है। चलो एक और कोशिश करते हैं। वे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते रहे। एडगर ओरियन को एक के बाद एक कई लकड़ी की तलवारें देता रहा। ओरियन हर तलवार के संतुलन, वजन और पकड़ का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करता रहा और शांति से अपने विचार साझा करता रहा, जबकि एडगर चुपचाप उसकी पसंद पर नजर रखे हुए था। आखिरकार, ओरियन की उंगलियां थोड़ी लंबी लकड़ी की तलवार पर लिपट गईं। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि तलवार का संतुलन उसकी पकड़ से पूरी तरह मेल खा रहा है। यही, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखें संतुष्टि से चमक रही थीं। यह तलवार मुझे फिट आती है। अगर आपको ऐसा ही लगता है, एडगर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह पीछे हट गया और अपने हाथ फैला दिए। अब, युवा गुरु, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर दो। झिझको मत। ओरियन ने भौहें उठाईं। क्या तुम्हें यकीन है? तुम अभी पूरी तरह खुले हो। एडगर ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो, युवा गुरु। अगर मैं इतना कमजोर होता कि किसी ऐसे व्यक्ति से चोट खा लेता जिसने अपना मौलिक रून भी नहीं बनाया है, तो मुझे जीने में बहुत शर्म आएगी। अपने ऊपर हुए प्रहार को सुनकर ओरियन के होंठ फड़क उठे। उसने गहरी सांस ली और अपनी ताकत जुटाई। उसने अपनी तरफ से सबसे अच्छा रूप और रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन एडगर की नज़र में वह रास्ते खुले थे। उसने एक क्षण भी नहीं लगाया और एडगर की ओर दौड़ पड़ा।
अपनी पूरी ताकत तलवार पर केंद्रित करते हुए उसे बेतहाशा घुमाने लगा। एडगर शांति से देखता रहा, और जैसे ही तलवार उसकी छाती पर लगने वाली थी, उसने एक कदम पीछे हटकर हमले को साफ साफ टाल दिया। ओरियन की आंखें चमक उठीं, वह रुका नहीं, बल्कि आगे बढ़ा और तलवार की नोक से एडगर पर वार करने की कोशिश की। एडगर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हालांकि ठीक उसी क्षण जब ओरियन की तलवार उसे छू पाती, वह तेजी से हिल गया, तरल रूप से ओरियन के पीछे गया और उसकी कलाई पर एक तेज, सटीक वार किया। आह! ओरायन ने मुंह बनाया, अनजाने में लकड़ी की तलवार गिरा दी, हथियार जमीन पर गिर गया। यह उस व्यक्ति के लिए बेहतरीन था जिसने कभी तलवार चलाने का प्रशिक्षण नहीं लिया। कमजोरी पकड़ने की आपकी नज़र काबिले तारीफ है, युवा गुरु। हालांकि बाकी सब कुछ बहुत कमजोर है। एडगर ने पहले तो तारीफ की, फिर सीधे तौर पर उसकी कमियां गिनाई। तुम शुरू से ही बहुत तेज चल रहे थे, तुम्हारा रुख बिल्कुल गड़बड़ था। और तलवार पकड़ने का तरीका भी गलत था, जबकि तुम्हारी हरकतें हर जगह थीं। उसने नीचे पड़ी तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, सिर्फ तुम्हारी आखिरी चाल ही काफी अच्छी थी, इससे कोई चौंक सकता था। लेकिन खैर, युद्ध के मैदान में कोई अगर नहीं होता। चलिए, बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। ओरियन ने गहरी सांस ली और तलवार फिर से उठा ली। एडगर हिल गया और अपने लिए भी एक तलवार ले आया और उसे तलवार चलाना सिखाने लगा। अगले 3 घंटों में एडगर ने व्यवस्थित रूप से ओरियन को तलवारबाजी की बुनियादी बातें सिखाईं। उन्होंने सबसे पहले सही मुद्रा से शुरुआत की, कंधे जितनी दूरी, मुख्य पैर थोड़ा पीछे, घुटने थोड़े मुड़े हुए, रीढ़ सीधी और वजन समान रूप से वितरित रखते हुए। तलवार को दोनों हाथों से सामने की ओर पकड़ो, उसकी नोक को थोड़ा ऊपर की ओर झुकाओ तथा अपनी आंखें आगे खड़े प्रतिद्वंद्वी पर केंद्रित रखो। उन्होंने ओरियन की स्थिति को स्वयं ठीक करते हुए निर्देश दिया। आपका रुख ही आपकी नींव है, एडगर ने आदर्श मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए फिर जोर दिया। ओरियन ने ध्यान से उसका अनुकरण किया और एडगर के सुधारों के आधार पर थोड़ा बहुत समायोजन किया। इसके बाद उन्होंने तलवार को मजबूती से लेकिन लचीले ढंग से पकड़ना सिखाया। एडगर ने धैर्यपूर्वक ओरियन की पकड़ को समायोजित किया और सटीक नियंत्रण के लिए कलाई के लचीलेपन और उंगलियों की स्थिति के महत्व को समझाया। अब एक सरल स्लैश का प्रयास करें, एडगर ने निर्देश देते हुए कहा। ओरियन ने एडगर की चाल की नकल की। उसके शुरुआती झटके अनाड़ी थे, लेकिन प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ धीरे धीरे सुधार होता गया। अच्छा है, लेकिन अपनी बाहों से ही नहीं, बल्कि अपने कूल्हों से भी अधिक शक्ति लगाओ, एडगर ने ध्यानपूर्वक देखते हुए सलाह दी। ओरियन ने सिर हिलाया, अपनी हरकतों को संतुलित किया, धीरे धीरे अपने निचले शरीर से आती ताकत और स्थिरता को महसूस किया। उसके वार ज्यादा साफ, तेज और ज्यादा नियंत्रित होते गए। बहुत बढ़िया। फिर से एडगर ने आदेश दिया, धीरे धीरे जटिलता बढ़ाते हुए रक्षात्मक रुख, बचाव और जवाबी हमले शुरू किए। ओरियन के माथे से पसीना टपकने लगा और उसकी सांसें तेज होने लगीं। यह शारीरिक से ज्यादा मानसिक तनाव था, क्योंकि अपने फॉर्म में इतनी छोटी छोटी गलतियां ठीक करने से उसकी मानसिकता पर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन पूरे दृढ़ संकल्प के साथ वह बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ता रहा। पहले दिन के लिए इतना काफी होगा, युवा गुरु, उसने अपनी तलवार वापस रखते हुए कहा। आपके शरीर को भी ढलने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए चोट लगने का जोखिम उठाने से बेहतर है कि अभी आराम कर लिया जाए। हाँ। ओरियन हफ्ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तलवारबाजी का प्रशिक्षण कोई मजाक नहीं है। एडगर जोर से हंसा, हाँ, यह तो बस शुरुआत है, युवा गुरु। हमने तो अभी तलवारबाजी का असली रास्ता भी शुरू नहीं किया है। जब आप अपना पहला मौलिक रून बना लेंगे और अपनी तलवार में मैना भरना सीख जाएंगे, तब कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी। यही वह समय होगा जब आप मैना तकनीक सीखना शुरू करेंगे। हालांकि उसकी आंखों में कुछ और छिपा था। आज ओरियन को प्रशिक्षित करते हुए उसे याद आया कि कैसे वह इतने सालों पहले लूसियन को प्रशिक्षित करता था। हाँ, अगर यंग मास्टर अभी भी यहां होते, तो वह कब का 9वां टियर पास कर चुका होता। उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया और उस विषय पर सोचना बंद कर दिया। हे, यह साइकिल चलाने से लेकर लड़ाकू विमान चलाने जैसा है। फिर
उसने उसे अनदेखा करने का निर्णय लिया क्योंकि उसके पास उससे मजाक करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। हाँ, लेकिन मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? क्या मैं औसत था या औसत से ऊपर? उसने उत्सुकता से जमीन से उठते हुए पूछा। एडगर हंसा, आपने बहुत बढ़िया किया, गुरुजी। आपने पहले दिन लगभग 4 घंटे प्रशिक्षण लिया, जबकि ज्यादातर लोग 1-2 घंटे में ही हार मान लेते हैं। और आपने अपना रुख और पकड़ दोनों ठीक कर लिए। हालांकि हमें आपकी चाल पर और काम करने की जरूरत है। लेकिन आपने तो पहले ही ज्यादातर प्रतिभाशाली लोगों से बेहतर प्रदर्शन कर लिया है। ओरियन ने कमजोर मुस्कान दी, उसकी सांसें अभी भी थका देने वाली ट्रेनिंग के कारण असमान थी। यह सुनकर अच्छा लगा, अंकल एडगर। कम से कम मैंने खुद को पूरी तरह शर्मिंदा तो नहीं किया। एडगर ने ओरियन के कंधे पर हाथ रखकर गर्मजोशी से हंसते हुए कहा, युवा गुरु, आपने अपने पहले ही सत्र में मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर काम किया है। लगन से प्रशिक्षण लेते रहो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम जल्द ही अपनी उम्मीदों से भी आगे निकल जाओगे। ओरियन ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपने माथे का पसीना हाथ के पिछले हिस्से से पोंछा। शुक्रिया, अंकल एडगर। देखिए मैं अकादमी में उन रईसों को कैसे पीटता हूं, बस मुझे ट्रेनिंग देते रहिए। हाँ, कभी भी, यंग मास्टर, एडगर हंसते हुए बोला। जब भी आपको और प्रशिक्षण की जरूरत हो, बेझिझक मुझे बुला लीजिए। तलवार जितनी प्रतिभा की है, उतनी ही लगन और लगन की भी। मानो मेरे गुरु में प्रतिभा की कमी है। अगर उन्होंने कोई मौलिक रून बनाया होता, तो मूल बातें सीखना आसान होता। ओरियन उसकी बातें सुनकर धीरे से हंसा। वाह, यह एक अच्छा प्रशिक्षण सत्र था। अब मुझे पता है कि मैं इसमें बिल्कुल नौसिखिया हूं। लेकिन चूंकि मैं स्पष्ट सुधार महसूस कर सकता हूं, इसलिए मेरे लिए प्रशिक्षण न करने का कोई कारण नहीं है। मैंने सोचा था कि आप पागलों की तरह प्रशिक्षण लेंगे, गुरुजी। ओरियन अवाक होकर उसकी बातें सुन रहा था। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? मैं पहले ही दिन अपना शरीर क्यों तोड़ूंगी? सच है, आखिरकार तुम्हें अपना शरीर तोड़ने के और भी मौके मिलेंगे। हे। कुछ और बातचीत करने तथा भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चर्चा करने के बाद ओरियन ने एडगर को अलविदा कहा और अपने कमरे की ओर थका हुआ चलना शुरू कर दिया। हाँ, मैं इस समय बस सोना चाहता हूं, उसने मन ही मन बुदबुदाया। क्या आप उस पुस्तक को और नहीं पढ़ेंगे, गुरुजी? तुम मुझे वह किताब पढ़ने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? अगर मैं इसे पढ़ता रहा तो क्या मैं गैंडाल्फ बन जाऊंगा? उसने बिना कुछ कहे पूछा। खांसी, मैं बोर हो गया था। किताब में ऐसा कुछ नहीं है, मास्टर। टीटी। उसने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। पहुंचकर ओरियन ने देखा कि फियोरा और रीना बाहर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थीं, उसे देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। मास्टर, आप वापस आ गए, रीना मुस्कुराते हुए बोली और जल्दी से आगे बढ़कर उसके लिए दरवाजा खोल दिया। ममेट्स ने हमें बताया कि आप सर एडगर के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, फियोरा ने धीरे से कहा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। ओरियन हल्के से हंसा और कमरे में दाखिल होते हुए सिर हिलाया। उस परिचित जगह में दाखिल होते ही उसकी मांसपेशियां शिथिल हो गईं। हाँ, अंकल एडगर मुझे तलवारबाजी सिखा रहे थे। हालांकि यह जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा थका देने वाला था। रीना ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया और ओरियन के पास एक सौम्य मुस्कान के साथ पहुंची। मास्टर, क्या आप मालिश करवाना चाहेंगे? इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। फियोरा ने उत्साह से सिर हिलाया, जो पहले से ही मेज से कुछ सुगंधित तेल निकाल रही थी। हाँ, गुरुजी, कृपया हमें आपकी थकान दूर करने की अनुमति दें। ओरियन ने उन्हें एक चंचल मुस्कान दी और हल्के से सिर हिलाया। जब दो इतनी सुंदरियां इसे मांग रही हैं, तो मैं इसे कैसे मना कर सकता हूं? मुझे इसकी कद्र होगी। उसकी बातें सुनकर दोनों के गाल गुलाबी हो गए। खांसिए, इधर आइए, यंग मास्टर, रीना ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने उसे सावधानीपूर्वक बिस्तर तक पहुंचाया तथा उसके बाहरी वस्त्र को उतारने में उसकी मदद की, इससे पहले कि ओरियन मुंह के बल लेट जाए तथा राहत की सांस लेते हुए मुलायम चादर पर आराम करे।
रीना और फियोरा ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी आस्तीनें ऊपर करके अपनी हथेलियों में गरम तेल मल लिया। रीना ने धीरे से अपनी हथेली उसकी पीठ पर रखी और अपनी उंगलियां हल्के से गोल गोल घुमाते हुए उसके तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त दबाव डाला। फियोरा ने उसके थके हुए पैरों पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी मांसपेशियों को धीरे से सहलाया। हम्मा, तुम दोनों सचमुच जानते हो कि मुझे कैसे बिगाड़ना है, ओरियन ने धीरे से कहा। उसे पहले से ही अपने शरीर में गहराई तक गर्मी और आराम महसूस हो रहा था। फियोरा ने धीरे से हंसते हुए अपनी सावधानी भरी सेवा जारी रखी। आपकी देखभाल करना हमारा फर्ज है, मास्टर। रीना गर्मजोशी से मुस्कुराई और उसकी पीठ की गांठों को खोलने के लिए धीरे से दबाव डाला। आज आपने बहुत मेहनत की है, गुरुजी। आप इसके हकदार हैं। हम्मा, रीना मुझे मालिश करने में बेहतर है, उसने मन ही मन सोचा, अपनी दुखती मांसपेशियों को आराम महसूस करते हुए। है, वे दोनों आपको समान रूप से रोमांचक लगते हैं, है ना? ओरियन मन ही मन सहमत तो हुआ, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की और दोनों लड़कियों की कोमल मालिश से अपनी चेतना को धीरे धीरे लुप्त होने दिया। और कुछ ही देर में उसकी सांसें सामान्य हो गईं और वह चैन की नींद सो गया। प्रशिक्षण के दौरान जो थकान पैदा हुई थी, वह धीरे धीरे गायब हो गई। रीना और फियोरा ने एक दूसरे को कोमल, स्नेही मुस्कान दी और ओरियन की नींद पूरी तरह से आरामदायक बनाने के लिए अपनी कोमल मालिश थोड़ी देर और जारी रखी। आखिरकार उन्होंने चुपचाप सफाई की और ओरियन को एक मुलायम कंबल से धीरे से ढक दिया ताकि वह पूरी शाम आराम से सो सके। अपने शांतिपूर्वक सो रहे स्वामी पर एक अंतिम, स्नेहपूर्ण नजर डालकर वे चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए और ओरियन को उसके आरामदायक सपनों में छोड़ दिया। ओरियन की आंखें धीरे से खुलीं और उसे अपने पेट में गड़गड़ाहट महसूस हुई। धीरे से उठते हुए उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को तानते हुए कहा, इस बार उन्होंने वाकई बहुत अच्छी मालिश की, पहली बार से कहीं ज्यादा अच्छी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि उन्होंने पहले ही कमरा साफ कर दिया था और केवल वह ही अंदर सो रहा था। है, तुम्हें उनकी कोमल देखभाल से भरी आंखें देखनी चाहिए थीं। मैं तो उन्हें देखकर पिघल ही जाऊंगा। शांत हो जाओ, बच्ची। ये आंखें तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए थीं, ओरियन ने मुस्कुराते हुए उसे नीचे गिरा दिया। हम्मा, मैं तो बिल्कुल बेकार सा महसूस कर रहा हूं। सो जाऊं, उठ जाऊं, नाश्ता करूं, दोपहर का खाना खाऊं, सो जाऊं, रात का खाना खाऊं। खड़े होने से पहले वह मन ही मन हंसा। अच्छा, अब तो खाने का समय हो गया है। यह कहकर वह बाहर जाने से पहले शौचालय में अपना चेहरा धोने चला गया। कमरे से बाहर निकलते ही उसने देखा कि रीना और फियोरा वहां साफ सुथरी खड़ी थी। जाहिर था कि उन्होंने उसकी मालिश करने के बाद नहाया था, इसलिए उन्होंने मुड़कर उसकी तरफ देखा और खुशी से झुककर उसका अभिवादन किया। क्या आपने अच्छी तरह आराम किया, गुरुजी? रीना ने पूछा। ओरियन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मालिश के बाद मैं पूरी तरह बेहतर महसूस कर रहा हूं। हमें बहुत खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया, फियोरा ने शर्म से नीचे देखते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर ओरियन मुस्कुराया। वे कुछ देर बातें करते रहे और फिर डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़े। शुभ संध्या, दादाजी, दादी जी, उसने भोजन कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा, जहां नौकरानियां हमेशा की तरह प्लेटें सजा रही थीं। वह आगे बढ़कर सेलिन के पास बैठ गया। शुभ संध्या, दोस्त। प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? एल्ड्रिक ने हंसते हुए पूछा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि एडगर दूसरों को प्रशिक्षण देते समय सहजता से काम नहीं लेता। सेलिन ने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर देखा। प्रशिक्षण के दौरान तुमने खुद को चोट तो नहीं पहुंचाई, है ना? ज्यादातर लोग पहली बार तलवारबाजी का अभ्यास करते समय अपनी कलाई या पैर चोटिल कर लेते हैं। ओरियन ने सिर हिलाया। एडगर अंकल एक अच्छे शिक्षक हैं। उन्होंने मुझे बताया कि चोट लगने से पहले मुझे क्या ठीक करना है। तो अचानक ये ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे आ गया? आखिरकार अकादमी में दाखिले का दबाव महसूस हो रहा है, एल्ड्रिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओरियन के होंठ फड़क उठे, क्या तुम अभी बहुत हल्के फुल्के नहीं हो? स्वर्ण युग का क्या हुआ? क्या वह अभी भी आ रहा है या तुम गलत थे? एल्ड्रिक के चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने सिर हिलाया। ऐसी बात पर मैं गलत कैसे हो सकता हूं?
फिर उसने गहरी सांस ली। लेकिन हर समय उदास रहने का क्या मतलब है? जो होगा वो तो होगा ही। ओरियन चुप हो गया और मन ही मन एल्ड्रिक की बातों से सहमत हो गया। एल्ड्रिक ने माहौल को उदास होते हुए देखकर जल्दी से विषय बदल दिया। खैर खैर, मुझे खुशी है कि तुम न केवल अपनी मौलिक प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, बल्कि अपने शरीर को भी प्रशिक्षित कर रहे हो। अगर तुम्हारी नज़दीकी लड़ाई कमजोर रही, तो भविष्य में तुम्हें नुकसान होगा। सेलेन ने गर्व से सिर हिलाया। जाहिर है, आखिर वह किसका पोता है? वह खुद में इतनी बड़ी कमजोरियां कैसे रख सकता है? उन्हें कौन बताएगा कि एक बार जब मैं अपना असली रूप प्रकट कर दूंगा, तो मेरी नज़दीकी युद्ध क्षमताएं ही मेरा सबसे मजबूत कार्ड होंगी। उसने मन ही मन सोचा। क्या आप उस फॉर्म तक भी पहुंच सकते हैं, मास्टर? चुप रहो। तीनों बातें करते रहे और खाना खाते रहे। और जल्द ही खाना खत्म हो गया और ओरियन रीना और फियोरा को विदा करके अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे में प्रवेश करते हुए उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और चांदनी में हल्के से प्रकाशित कमरे को देखने लगा। कल फिर से लंबा दिन होगा, उसने धीरे से कहा। मुझे पहले नहा लेना चाहिए। ट्रेनिंग ने मुझे सचमुच थका दिया है, यह कहकर वह नहाने चला गया। नहाकर वह तौलिए से बाल सुखाते हुए वापस आया। हाँ, अब तो मुझे उन दोनों के साथ नहाने की आदत हो गई है, अकेले नहाने में बहुत खालीपन लगता है। लगता है मास्टर को इस जगह के नेक व्यवहार की आदत हो रही है। कुछ ही देर में आप भी एक और यंग मास्टर पेंग बन जाएंगे। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। अचानक उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने गंभीर स्वर में कहा। लूमी चौंक गई जब उसने इधर उधर देखने की कोशिश की कि वह क्या बात कर रहा है। क्या है, गुरुजी? आप क्या महसूस कर रहे हैं? ओरियन ने गहरी सांस ली। टेमो तुम्हें बुला रहा है। लूमी के शब्दों पर विचार करते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम लड़ना चाहते हो? ओरियन हंसते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा। मुझे सोने से पहले थोड़ा ग्रिमोयर पढ़ना चाहिए। उसने अपने भंडारण रिंग से ग्रिमोयर निकाला और लूमी की उपेक्षा करते हुए उसे पढ़ना शुरू कर दिया। रात हो गई और वह ग्रिमोयर को अपने भंडारण रिंग में वापस रखकर धीरे धीरे सो गया। ओरायन के कमरे के पर्दों से छनकर गर्म सूर्य की रोशनी आ रही थी, जिससे कमरा धुंधले सुनहरे रंग में प्रकाशित हो रहा था। जैसे ही वह उठा, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। गुड मॉर्निंग, लिल्लुमी। सुप्रभात। ओरियन उसकी प्रतिक्रिया पर हंसा। क्या? अभी भी गुस्सा? वह तो बस एक छोटा सा मजाक था। हाँ, मैं नाराज नहीं हूं। बिल्कुल नहीं। ओरियन मुस्कुराया और एक पल के लिए सोचा, मेरी अद्भुत, सुंदर, सबसे प्रतिभाशाली और प्यारी लूमी कहाँ चली गई? क्या दुनिया का सबसे प्यारा प्राणी मुझसे नाराज है? खांसी, लूमी यहां है, मास्टर। और मैं नाराज नहीं हूं। ओरियन लगभग हंस पड़ा, लेकिन उसने खुद को रोका और सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। मेरी प्यारी लूमी मुझसे कैसे नाराज हो सकती है? वह फ्रेश होने के लिए शौचालय की ओर गया और अपने कमरे में वापस आकर बिस्तर पर बैठ गया। दस्तक दस्तक। सुप्रभात, गुरुजी। उठिए और तैयार हो जाइए, वरना अकादमी के लिए देर हो जाएगी। रीना की खुशनुमा आवाज बाहर से आई। अंदर आ जाओ, ओरियन ने बिस्तर से उठने से पहले कहा। फियोरा और रीना मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए कमरे में दाखिल हुईं। आज तुम्हें अतिरिक्त तैयारी करनी होगी। आखिरकार स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है, रीना ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। फियोरा ने रीना के साथ तुरंत अपना सिर हिलाया। मास्टर के लिए यह एक बड़ा दिन है। उन्हें ठीक से तैयार होने की जरूरत है। ओरियन मुस्कुराया। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा करें, और उन्होंने जो भी करने का निर्णय लिया, उस पर सहमति दे दी। फियोरा और रीना ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए उसे बाथरूम के अंदर ले गईं। अच्छी तरह नहलाने के बाद वे उसे वापस कमरे में ले गए और आईने के सामने बिठाया। फिर उन्होंने उसे किसी बड़े आयोजन के लिए किसी रईस की तरह तैयार करना शुरू किया। ओरियन ने उत्सुकता से इस प्रक्रिया को देखा। और कुछ ही देर में
उन्होंने उसे गहरे मध्यरात्रि नीले रंग के स्पिरिट सिल्क से बुने हुए एक शानदार वस्त्र पहना दिया। इसके किनारों पर चांदी के धागे जड़े हुए थे। अंदर उसने तूफानी भूरे रंग के सूती कपड़े से बनी एक लंबी आंतरिक अंगरखा पहनी हुई थी। कमर पर जानवरों के चमड़े से बनी एक पतली बेल्ट बंधी हुई थी।